Namaskar everyone, this is Anju and you are watching Grow Up. So in today's video, we will going to cover the unit Teaching Strategies and Teaching Learning Material, that is Shikshan Ranitya or TLM, and we're going to cover all the topics listed here in both the languages English and Hindi. So let's start. So first we will discuss the stages of learning, right? कि जो हमारी लर्निंग होती है वो किन किन स्टेजेस पर होती है. तो सबसे पहला हमारा होता है कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, कि किन चीज़ों को हम देख कर सीख रहे हैं कॉन्क्रीट तरीके से, राइट. असिमिलेशन इन्फॉर्मेशन. So this is the stage where the learner actively experiences an activity. It is about doing something and directly engaging within the situation, which form the basis of later reflection. The learner gathers information and experiences it first hand, right. कि मतलब कंक्रीट चीज़ें ही वो होती है जिनको हम देख कर समझ सकते हैं. लाइक मुझे पता है कि ये टेबल है, ये बैग है, ये पेन है, राइट. एग्जाम्पल पार्टिसिपेटिंग इन अ हैंड्स ऑन वर्कशॉप और इंगेजिंग इन अ रियल वर्ल्ड टास्क लाइक अ लैब एक्सपेरिमेंट, राइट, जिसमें हम चीज़ों को खुद से कर वहाँ पर सीख पाएँ. तो सीखने के चरण हमें देखने थे. तो सबसे पहले आता है हमारा ठोस अनुभव, कि जो हमारी जानकारी है हम उसको आत्मसात कर पा रहे हैं. यह वह चरण है जहाँ शिक्षार्थी सक्रिय रूप से किसी गतिविधि का अनुभव करता है और कुछ करने और सीधे स्थिति से जुड़ने के बारे में, जो बाद में यहाँ पर एक उसके चिंतन का आधार बनती है. शिक्षार्थी जानकारी इकट्ठा करता है और उसका प्रत्यक्ष अनुभव यहाँ पर करता है, मतलब उस चीज़ को देखकर खुद उसके साथ एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है. लाइक किसी ने बोला कि ये मेज है, तो वो बच्चा देखेगा, उसको टच करेगा कि हाँ मेज ऐसी होती है, राइट, बैग ऐसा होता है, पेन ऐसा होता है. तो वो सब चीज़ें यहाँ पर देख कर सीख रहा है, अपने ठोस अनुभव से सीख रहा है. देन रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, जिसको हम प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं. सो आफ्टर द एक्सपीरियंस द लर्नर स्टेप्स बैक टू ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट हैज़ हैपन. The stage involves thinking about the experience, considering different perspectives, and analyzing the outcomes. It's about processing what he has learned during the concrete experience, right? Now, अब reflective observation होती है कि भाई जो मैंने देखा, जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली, अब उस पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो सोच रहा है, उसको एनालाइज यहाँ पर कर रहा है. लाइक आफ्टर वर्कशॉप डिस्कसिंग विद पीयर्स और थिंकिंग अबाउट व्हाट वर्क वेल एंड व्हाट डिडंट ड्यूरिंग द एक्टिविटी, राइट. कि अगर कोई हमने एक्सपेरिमेंट किया तो जैसे एक्सपेरिमेंट के बाद हम उसके बारे में रिफ्लेक्ट करेंगे, उस चीज़ के बारे में देखेंगे कि भाई कौन सी चीज़ यहाँ पर अच्छे से काम कर रही थी, कौन सी चीज़ है जो हमारी काम नहीं कर पाई यहाँ पर. देन abstract conceptualization is assimilating information. So in this stage the learner begins to conceptualize and create theories or models based on the reflection, right. अब हमने एक्सपीरियंस ले लिया, ठीक है. अब यहाँ पर हमने रिफ्लेक्शन भी कर लिया, एक बार और सोच लिया अपने ऑब्जर्वेशन के बारे में, उसको ऑब्जर्व किया. अब हम क्या करेंगे, एक थ्योरी या एक कंसेप्ट उसके बारे में क्रिएट कर सकते हैं, राइट. लाइक मैंने एक बर्ड देखा, मैंने चिड़िया देखी, फिर मैंने कबूतर देखा, तो हमने देखा कि दोनों चीज़ें यहाँ पर उड़ रही हैं. तो हमें ये पता चल गया दोनों चीज़ों को एक कंसेप्ट बनाकर कि जो चीज़ें उड़ती हैं उनको हम बर्ड बोलते हैं यहाँ पर, राइट. So they attempt to make sense of what they have observed and formulate abstract ideas or generalization, right. तो एक generalization मैंने बना दिया कि जो चीज़ें यहाँ पर उड़ती हैं उनको हम bird बोलते हैं. So this is where the learning become more structured and is transformed into knowledge that can be applied. So इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, developing a hypothesis or theory after reflecting on the outcomes of an experiment or understanding the principle behind a successful activity, right. कि हम कोई हाइपोथेसिस यहाँ पर अपनी बना सकते हैं या किसी थ्योरी के पीछे क्या उसका कंसेप्ट है उसको भी हम समझ सकते हैं. तो चिंतनशील अवलोकन करेंगे. अब हमने जो भी अपना ठोस अनुभव था उसके लिए, तो अनुभव के बाद शिक्षार्थी पीछे हटकर देखता है कि जो कुछ हुआ है उस पर चिंतन करता है. इस चरण में अनुभव के बारे में सोचना, विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करना और परिणामों का विश्लेषण करना शामिल है, राइट. यह ठोस अनुभव के दौरान सीखी गई बातों को संसाधित करने के बारे में है. लाइक जो कार्यशाला है उसमें हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, तो उसके बाद हम अपने साथियों से चर्चा कर रहे हैं, ठीक है. ये सोच रहे हैं कि जो हमने गतिविधि की उसके दौरान क्या अच्छा हुआ, क्या अच्छा नहीं हुआ, राइट. कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर अच्छा काम कर रही थी, कौन सी चीज़ें नहीं कर रही थी. अब उसके बारे में हम चिंतन यहाँ पर कर रहे हैं. देन फिर आती है हमारी अमूर्त अवधारणा. तो इस चरण में शिक्षार्थी अपने प्रतिबिंबों के आधार पर अवधारणा बनाता है और सिद्धांत या मॉडल बनाना यहाँ पर शुरू करता है. वे जो कुछ उन्होंने देखा है उसका अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं और अमूर्त विचार या सामान्यकरण तैयार करते हैं.
यहीं पर सीखना अधिक संरचित हो जाता है और ज्ञान में बदल जाता है, जिसे लागू किया जा सकता है, राइट। अब अमूर्त अवधारणा, मान लो हमने ठोस चीज़ों में देखा कि जो है पक्षी जो है उड़ते हैं, हमने देखा कि ये चिड़िया है, ये भी उड़ रही है, ये कबूतर है, ये भी उड़ रहा है। तो एक हमने क्या किया, एक हमने सामान्यकरण बना लिया कि भाई जो यहाँ पर चीज़ें उड़ती हैं उनको हम पक्षी बोलते हैं, राइट। तो अमूर्त अवधारणा यहाँ पर बन जाती है, कंसेप्ट है, एक सामान्यकरण, अमूर्त विचार हम उसके बारे में यहाँ पर बना लेते हैं। जैसे किसी प्रयोग के परिणामों का चिंतन करने के बाद परिकल्पना या सिद्धांत की भाई उसके पीछे क्या सिद्धांत था, राइट, वो हम पता लगाते हैं, या किसी सफल गतिविधि के पीछे के सिद्धांतों को समझना। Then next is our active experimentation. So the final stage of involves applying the new ideas or concepts in different situations to see if they hold true. So this experimentation leads to new experiences, which then feed back into the cycle, continuing the learning process. And it's about testing our theories and ideas in practice to see how they work in real life, right? कि अब हमने जो भी सारे कंसेप्ट बना लिए हैं, अब हम उनको अप्लाई करके देखेंगे कि क्या ये सही हो रहा है। अब मान लो मैंने देखा एरोप्लेन है कि वो भी उड़ रहा है, लेकिन वो यहाँ पर बर्ड नहीं है, राइट। तो उसको हम यहाँ पर चेंज करेंगे कि मेरा कंसेप्ट चेंज हो गया, कि मैंने बोला था कि भाई जो चीज़ें उड़ती हैं वो बर्ड होती है, राइट। तो अपनी जो नई एक्सपीरियंसेस है उनको लेंगे, और जो हमने पिछले आइडियाज़ हैं या कंसेप्ट है उनको अपनी डिफरेंट सिचुएशंस में यहाँ पर जो है चेक करेंगे कि अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। लाइक यूजिंग अ न्यूली डेवलप्ड थ्योरी टू परफॉर्म अनदर एक्सपेरिमेंट or trying out a new approach in a subsequent task, right? Like पहले अगर कोई किसी चीज़ को अलग तरीके से कर रहा था, तो मैं देखूंगी कि मैं कुछ नया कंसेप्ट यहाँ पर बना सकती हूँ क्या, क्रिएटिविटी दिखा सकती हूँ क्या, और उसको एक नई तरीके से यहाँ पर कर रही हूँ, राइट। तो ये 4 स्टेजेस होंगी। पहली जो चीज़ें हम बिल्कुल देख कर सीखते हैं, सेकेंड, ठीक है, देखा मैंने और मुझे पता चल गया, वो एक ठोस कंक्रीट एक्सपीरियंस था मेरा। उसके बाद हमने क्या किया, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट किया कि ये होता क्या है। देन हमने क्या किया, एक एब्स्ट्रैक्ट जो कंसेप्ट उसके ऊपर बनाया कि ये पूरी चीज़ें क्या होती है, एक कंसेप्ट हमारे माइंड में बन गया। और उसके बाद हम एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं अपनी नॉलेज का, राइट। तो सबसे फिर लास्ट स्टेज आते हैं हमारे सक्रिय प्रयोग, कि जो भी हमने सोचा, जो भी कंसेप्ट बनाया है उसका प्रयोग यहाँ पर हम करके देखते हैं। तो अंतिम चरण में नए विचारों या अवधारणा को अलग अलग स्थितियों में लागू करके देखते हैं, ताकि यह देखा जा सके कि वो सही है या नहीं। यह प्रयोग नए अनुभवों की ओर ले जाता है और फिर चक्र में वापस आते हैं, जिससे सीखने की प्रक्रिया जारी रहती है। यह व्यवहार में सिद्धांतों और विचारों का परीक्षण करने के बारे में है, ताकि यह देखा जा सके कि वास्तविक जीवन में ये चीज़ें कैसे काम करती है। लाइक जैसे मैंने बोला था कि पक्षी उड़ने वाले होते हैं, लेकिन मैंने फिर जब मैं सक्रिय प्रयोग करने लगी, मैंने देखा कि एक हवाई जहाज जा रहा है, लेकिन वो पक्षी यहाँ पर नहीं है, राइट। तो मेरा कंसेप्ट वहाँ पर क्लियर हुआ कि ये हवाई जहाज है, अलग कैटेगरी में है ये, ठीक है, ये पक्षी यहाँ पर नहीं है। तो वो वहाँ पर मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो उदाहरण क्या है कि किसी अन्य प्रयोग के बारे में मतलब कि कोई काम हम पहले किसी एक तरीके से करते थे, तो मैं कुछ नया तरीका यहाँ पर लेके आ सकती हूँ अपने कंसेप्ट के ऊपर जो मैंने बनाया हो, कि भाई मैं तो इस काम को इस तरीके से, इस प्रॉब्लम को इस तरीके से भी जो है सॉल्व किया जा सकता है, राइट। तो ये हमारे 4 चरण हो गए कि पहले हम बिल्कुल ठोस अनुभव हमारा होगा कि मैंने चीज़ को देखा, ठीक है, कि ये टेबल है और मैंने देख कर सीखा। फिर मैंने एक जो है रिफ्लेक्ट किया कि ये ऐसे टेबल होती है, ठीक है, ऐसे एक बेड होता है, ऐसे एक चेयर होती है। मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा। उसके बाद मैंने एक अपना एब्स्ट्रैक्ट जो है अमूर्त ज्ञान था, उसका एक कंसेप्ट बनाया, राइट, कि ऐसे क्या क्या मटेरियल हम बना सकते हैं। देन उसका सक्रिय प्रयोग हमने यहाँ पर लास्ट में किया, राइट। तो ये होते हैं हमारे सीखने के चरण। Next is our principles of teaching, right? So the principles of teaching are foundational guidelines that help educators create effective and meaningful learning experiences. These principles ensures that teaching is student-centered, inclusive, and aimed at fostering deep understanding and skill development, right? Principle ये है कि भाई हम जो सिखा रहे हैं बच्चों को, उसकी भी कोई गाइडलाइन होनी चाहिए कि किस तरीके से सिखाना है। एक अच्छा एनवायरनमेंट हमें बच्चे को देना है, जो हमारी जो टीचिंग है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए, राइट, ताकि एक डीप अंडरस्टैंडिंग और एक अच्छे स्किल डेवलपमेंट हम बच्चों में करा सकें। तो सबसे पहला है हमारा स्टेप है कि जो हमारी लर्निंग है, जो हमारी टीचिंग है, हम टीचिंग के प्रिंसिपल्स यहाँ पर कर रहे हैं। तो
वो उसमें एक्टिव लर्निंग यहाँ पर इन्वॉल्व होनी चाहिए. सो वी हैव टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस rather than passively receiving information. So this involves engaging students for discussions, problem solving, projects and hands-on activities, right? तो हमें देखना है कि भाई बच्चे एक्टिवली इन्वॉल्व होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि मैं कुछ यहाँ पर लेक्चर दे रही हूँ, बोर्ड पे अपना करा रही हूँ और बच्चे पैसिव लर्नर्स की तरह उसको नोट डाउन कर रहे हैं. मुझे उन्हें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उनके साथ मैं डिस्कस कर सकती हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क उनको दे सकती हूँ, उनको प्रोजेक्ट्स दे सकती हूँ, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ जो से करा सकती हूँ, ताकि लर्निंग यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव उनकी हो पाए. लाइक एग्जाम्पल, incorporating group work or class discussions where student analyze and apply concepts rather than just listening to lecture, right? कि भाई मैं इनको कोई ऐसी एक्टिविटी दे सकती हूँ कि बताओ ये कंसेप्ट कहाँ पर अप्लाई होगा. अब ऐसा नहीं है कि भी बच्चे को खाली जो मैंने बताया उसे वो बस नोट डाउन करा, अब उसको सोचना पड़ रहा है कि इस कंसेप्ट को कहाँ इन्वॉल्व करेंगे, तो एक्टिव लर्निंग बच्चे की हो पाएगी, राइट. तो अब हम बात करते हैं शिक्षण के सिद्धांत की, कि जो हम शिक्षा दे रहे हैं एज अ टीचर, तो उसके क्या क्या सिद्धांत होने चाहिए, किस तरीके से हमें देनी चाहिए, राइट. तो शिक्षण के सिद्धांत एक मूलभूत दिशा निर्देश हम बोल सकते हैं हमारे लिए हैं, जो शिक्षकों को प्रभावी और सार्थक शिक्षण अनुभव बनाने में मदद करती है. ये सिद्धांत सुनिश्चित करते हैं कि शिक्षण जो है छात्र केंद्रित और समावेशी होना चाहिए, राइट, कि बच्चों पर केंद्रित होना चाहिए, कि उन्हें गहरी समझ और उनके अंदर कौशल के विकास को हम कैसे बढ़ावा दे सके. तो सबसे पहले हमारा शिक्षण का जो सिद्धांत है वो है सक्रिय शिक्षण, कि छात्रों को निष्क्रिय रूप से जानकारी प्राप्त करने की बजाय हमें उनको इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है. इसमें चर्चा, समाधान, समस्या, परियोजनाएं और व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से हम बच्चों को शामिल कर सकते हैं. कि ऐसा नहीं है कि मैं इसमें बोर्ड पर लिखे जा रही हूँ और बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं, मुझे इनको इन्वॉल्व करना है, मैं उनसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकती हूँ, ठीक है, कोई हम चर्चा यहाँ पर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम मैं दे सकती हूँ कि भाई चलो इसको सॉल्व करो, समस्या समाधान हम करा सकते हैं, ताकि बच्चे भी उस चीज़ के बारे में सोचें और इन्वॉल्व हो, राइट. देन नेक्स्ट इज आर क्लियर ऑब्जेक्टिव, कि मुझे आज अगर आपको पढ़ाना है, राइट, लाइक इलेक्ट्रिसिटी ही क्या है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि भाई इस चैप्टर के बाद तक इस क्लास में इन बच्चों को क्या चीज़ यहाँ पर आ जाएगी, राइट, क्या करने में वो कैपेबल होंगे, क्या चीज़ें वो जो है यहाँ पर नहीं सीख जाएंगे. तो एस्टेब्लिश एंड कम्युनिकेट क्लियर लर्निंग गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस, ठीक है. तो हमें क्लियरली बताना है कि भाई हमारा एक गोल ये है, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये जब लेसन कंप्लीट होगा तो आप जो हमें जो है ये चीज़ें बताने में यहाँ पर कैपेबल होगी, इतनी आपकी समझ यहाँ पर बन जाएगी. स्टूडेंट्स शुड अंडरस्टैंड व्हाट दे हैव what they are expected to learn and why it is important, right. तो बच्चों को भी समझ में आना चाहिए कि भाई ये चीज़ें हम जो सीख रहे हैं क्यों इम्पोर्टेंट है, और टीचर क्या है हमसे क्या एक्सपेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं, right. Like starting each lesson with a clear statement of objectives and how they align with broader course goals, right. कि जब भी मैं कोई लेसन स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं क्लियरली ऑब्जेक्टिव आपको बताऊंगी, और फिर बताऊंगी कि ये जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव है ये हमारा जो बड़ा गोल है उसको यहाँ पर हम इनकी हेल्प से कैसे अचीव करेंगे. नेक्स्ट इज अडेप्टेबिलिटी, राइट. सो टेलर टीचिंग मेथड्स टू मीट द डाइवर्स नीड्स ऑफ स्टूडेंट, राइट. अडेप्टेबिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए कि भाई अलग अलग जो बच्चे हैं उनको अलग अलग तरीके से सिखाना है, तो उनके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को अडेप्ट कर सकें. दिस इंक्लूड्स डिफ्रेंशिएटिंग इंस्ट्रक्शन टू अकोमोडेट वेरिंग लर्निंग स्टाइल्स, एबिलिटीज़ एंड बैकग्राउंड, राइट. कि हो सकता है किसी बच्चे को एक्सपेरिमेंट करके ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है, किसी को देख कर, किसी को सुन कर, राइट, किसी को बार बार एक दो बार रिपीट करा के चीज़ें समझ में आती है, किसी को सुनाई यहाँ पर थोड़ा मतलब कम दे रहा है. तो सबके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यहाँ पर देनी पड़ेगी. ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी हो, मैं तो बस बोर्ड पे लिखवा रही हूँ और आपको यहीं से करना है, नहीं. तो हमें उस क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन सभी का ध्यान रखना है और उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पर डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन हमें बच्चों को देनी है, लाइक यूजिंग अ मिक्स ऑफ विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक टीचिंग मेथड्स टू रीच ऑल स्टूडेंट, राइट. तो मैं ऐसा मेथड यूज़ कर सकती हूँ जिसमें कि सारी लाइक विजुअली भी, ऑडिटरी भी और काइनेस्थेटिक टीचिंग भी हो जाए, जिससे सभी बच्चों को वो चीज़ें आसानी से समझ आ जाए, राइट. नेक्स्ट इज हमारा स्पष्ट उद्देश्य, कि हम जो ये चीज़ कर रहे हैं, हम ये पाठ आज करेंगे, ठीक है, हम विद्युत जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके बारे में पढ़ेंगे, तो इसके बाद जो है आपका क्या लक्ष्य होगा, क्या अपेक्षा मैं आप बच्चों से करती हूँ, तो वो मुझे जो है क्लियरली बच्चों को बताना है, ठीक है. स्पष्ट उद्देश्य हमारे होने चाहिए. तो स्पष्ट शिक्षण लक्ष्य और अपेक्षाएं स्थापित करें और उन्हें संप्रेषित करें. छात्र को यह समझना चाहिए कि उनसे क्या सीखने की अपेक्षा की जाती है, राइट. कि कोई भी चैप्टर मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो अगर मैं उनको ऑब्जेक्टिव बताऊंगी तो उनको पता रहेगा कि भाई
टीचर हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, क्या अपेक्षा कर रही है कि हमें ये चीज़ें, ये पार्ट करने के बाद जो है आ जाएंगी और ये क्यों महत्वपूर्ण है, राइट। देन अनुकूलनशीलता होनी चाहिए, क्योंकि एक क्लास में डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल वाले बच्चे हैं। कोई हो सकता है देखकर ज़्यादा अच्छे से सीखता है, कोई बोलकर, कोई सुनकर, राइट, कोई एक्सपेरिमेंट करके खुद से चीज़ों को सीखता है। तो मुझे बच्चों की जो विविध आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए अलग अलग तरीके से जो शिक्षण विधियाँ है वो यहाँ पर यूज़ करनी है। इसमें अलग अलग शिक्षण शैलियाँ, क्षमताएं और पृष्ठभूमि को समायोजित करके अलग अलग निर्देश हम वहाँ पर बच्चे को देंगे। जैसे सभी छात्रों को सभी छात्रों तक पहुँचने के लिए हम दृश्य, श्रवण और गतिज शिक्षण विधियों का एक मिश्रण यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं कि भाई सभी को इक्वली यहाँ पर समझ में आ जाए, राइट। Then next is our feedback and assessment. So provide timely and constructive feedback to help students understand their progress and areas of improvement. Regular assessment, both formative and summative, guides the learning process, right? तो अब हम जब भी कर रहे हैं अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो हमें क्या है, टाइमली फीडबैक बच्चों को देनी होती है ताकि बच्चों को भी ये पता रह सके कि भाई कौन से एरियाज़ है जहाँ पर उनको ज़्यादा इंप्रूवमेंट की नीड है और कौन से एरियाज़ है जहाँ पर वो अच्छा कर रहे हैं, राइट। कि उनको अपने अपने आप को वो एनालाइज यहाँ पर कर सके। लाइक ऑफरिंग क्विजेज, मैं क्विज करा सकती हूँ क्लास में, राइट। मैंने कोई कंसेप्ट कराया, पढ़ाया आपको और मैंने वहीं पर क्विज करा लिया, तो उससे क्या है, बच्चों को पता चल गया कि मैम ने ये क्वेश्चन पूछा था, ये तो मुझे आया ही नहीं। या जो पीयर रिव्यू है, ठीक है, साथ ही एक दूसरे के बारे में, अपने बारे में बता सकते हैं। 1-to-1 कॉन्फ्रेंसेस यहाँ पर हम बच्चों से कर सकते हैं ताकि एक इंसाइट उनके परफॉर्मेंस का उनको पता लग सके। देन मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट, सो फोस्टर एन एनवायरनमेंट दैट मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न. This can be achieved through relevant and interesting content as well as by creating a supportive and inclusive classroom climate, right? उसके साथ साथ हमें बच्चों को एंगेज रखना है उनकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, उनको मोटिवेट करना है, राइट। तो हमें क्लासरूम में ऐसा एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा ताकि बच्चे सीखने में अपना ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर शो करें, राइट। नेक्स्ट इज आवर प्रतिक्रिया एंड मूल्यांकन। तो छात्रों को उनकी प्रगति में सुधार के क्षेत्रों को समझने में मदद करने के लिए समय पर और रचनात्मक प्रतिक्रिया हमें देनी है ताकि वो अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ सके कि भाई कहाँ पर वो अच्छा कर रहे हैं। नियमित मूल्यांकन हमें करना है, दोनों रचनात्मक और सारांशात्मक जो है सीखने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन यहाँ पर बच्चे का करते हैं। फिर जो है प्रेरणा और जुड़ाव, ठीक है। तो हमें ऐसा माहौल तैयार करना है जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करे। यह प्रासंगिक और दिलचस्प सामग्री के साथ साथ एक सहायक और समावेशी कक्षा वातावरण बनाकर हासिल किया जा सकता है, राइट। कि अगर हम एक अच्छा समावेशी वातावरण बनाएं क्लास में जिससे बच्चे को इंटरेस्ट आए कि भाई उसका जो सीखने की प्रक्रिया है उसके लिए वो प्रेरित हो, तो वो हमें बनाने पर यहाँ पर फोकस करना है। देन नेक्स्ट इज स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है हेल्प करना, राइट। कोई बच्चा टास्क कर रहा है, उसको करने में वो असमर्थ है, मतलब नहीं कर पा रहा है, तो हम थोड़ी सी हेल्प उसकी कर सकते हैं। लाइक अगर कोई क्वेश्चन मैंने दिया है तो मैं उसको 2-3 वर्ड, अगर वो कंफ्यूज हो रहा है या 2-3 स्टेप्स अगर उस प्रॉब्लम के बता दूं, तो वो स्कैफोल्डिंग यहाँ पर कहलाएगी कि मैंने थोड़ी सी उसकी हेल्प करी और उसके बाद में जो है बच्चा यहाँ पर कर गया। सो gradually builds on students' prior knowledge, providing support as they learn new concepts. So as students become more competent, gradually remove the support to encourage independence, right? कि हम थोड़ी थोड़ी हेल्प करके उसको सिखाएंगे, लेकिन जब वो ज़्यादा इंप्रूव करने पड़ेगा तो हम धीरे धीरे करके वो सपोर्ट अपना वापस ले लेंगे ताकि वो बच्चा इंडिपेंडेंटली यहाँ पर सीख सके, राइट। लाइक ब्रेकिंग डाउन अ कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप्स and offering guidance at each stage and then gradually reducing assistance, right। कि कोई अगर बड़ा क्वेश्चन, बड़ा कंसेप्ट हम बच्चे को सिखा रहे हैं तो उसको छोटे छोटे टास्क में हम यहाँ पर ब्रेक कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी हेल्प करके उस बच्चे को बता सकते हैं कि भाई आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे करना है। और जब वो चीज़ें को सीख जाए तो अब हम अपना सपोर्ट ही जो है वापस यहाँ पर ले लेंगे। देन कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट, सो रिफ्लेक्ट ऑन एंड कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव teaching practices. This involves staying informed about new educational research, experimenting with new methods and being open to feedback from students and peers, right। उसके साथ साथ टीचर्स हैं उनको कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट अपनी टीचिंग की प्रोसेस में जो है करना चाहिए कि भाई क्या क्या नई रिसर्च आ रही है, किस तरीके से हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, किस तरीके से नए मेथड्स हम यहाँ पर लागू कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम अपने टीचर से, जो हमारे को टीचर्स हैं या अपने जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे फीडबैक ले सकते हैं कि उनको जो है कहाँ पर डिफ़िकल्टी हो रही है, कौन से एरिया है जहाँ पर उनको मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें जो है अच्छे से समझ आ रही हैं।
देन नेक्स्ट है हमारा मचान। मचान का मतलब होता है कि जो हम सहायता बच्चे को देते हैं जब कोई काम वो खुद से नहीं कर पाता है। लाइक अगर हम काउंटिंग उसे सुन रहे हैं 1 2 3 से लेकर 10 तक, वो बीच में कंफ्यूज हो जाता है, तो मैं 5 6 7 ऐसे उसके बोलूँगी, ठीक है, बीच में, ताकि वो जो है उन चीज़ों को फिर से पकड़ पाए और वो अपनी काउंटिंग पूरा कर पाए। यहाँ पर मैंने क्या किया, उसकी हेल्प करी, उसको एक मचान दिया। लेकिन क्या होगा, धीरे धीरे वो उन चीज़ों को सीख जाएगा कि जो बीच में वो 1 2 नंबर यहाँ पर छोड़ रहा था, अब वो आगे उनको जो है समझ पाएगा। तो धीरे धीरे छात्रों के पिछले ज्ञान पर निर्माण करें। नई अवधारणाओं को सीखने के दौरान उन्हें सहायता देनी है, जैसे कि छात्र अधिक सक्षम हो जाते हैं और स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने के लिए धीरे धीरे सहायता हटाते, राइट। तो जब मैं जब वो हम सुनते थे 10 तक काउंटिंग, तो वो अक्सर भूल जाता था, तो क्या किया टीचर ने, उसको थोड़ा बहुत बता दिया कि 5 6, ठीक है। फिर वो करता गया, लेकिन धीरे धीरे ऐसा टाइम आया कि वो बच्चा अब इंडिपेंडेंटली सारी काउंटिंग्स जो है यहाँ पर सुना दे रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम अपना जो सपोर्ट हमने दिया था कि हम जो बीच में बोल रहे थे बच्चे के, उसकी हेल्प कर रहे थे, अब हम वो नहीं करेंगे, ठीक है। फिर जो अध्यापक है उसको निरंतर सुधार पर ध्यान देना चाहिए कि भाई कौन कौन से नए प्रयोग हैं, कौन कौन सी नई विधियां आ रही हैं जिससे जो है मैं बच्चों को सिखा सकता हूँ, राइट। तो शैक्षिक जो अनुसंधान है उनके बारे में जो एक टीचर को पता होना चाहिए, और साथ ही साथ वो जो है अपने जो छात्र हैं या साथी, उनसे भी प्रतिक्रिया लेने के लिए खुला होना चाहिए कि भाई मैं बच्चों से पूछ सकती हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया अच्छे से समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, किस तरीके से जो है समझ में आपको ज़्यादा अच्छे से आता है। तो निरंतर सुधार यहाँ पर अध्यापक को करना चाहिए। देन कोलैबोरेशन यहाँ पर होना चाहिए, हमें एनकरेज करना है कि बच्चे एक दूसरे के साथ जो है टीम वर्क में काम कर सके, ताकि टीम वर्क के स्किल्स हैं, कोलैबोरेटिव स्किल्स जो हैं बच्चों के अंदर यहाँ पर डेवलप हो पाए। एंड देन वी हैव टू कनेक्ट एवरीथिंग टू द रियल वर्ल्ड कनेक्शन, राइट, कि रियल वर्ल्ड में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो उन चीज़ों को जब हम रिलेट करके सिखाएंगे तो बच्चे ज़्यादा मोटिवेट होंगे और उनको अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। तो जो भी हमारा मटेरियल है, हमें उसको रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में यहाँ पर क्रिएट करना, ताकि बच्चे अच्छे तरीके से सीख पाएँ और उसको अप्लाई भी कर पाएँ अपने आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम, राइट। तो हमें सहयोग को यहाँ पर जो है बढ़ावा देना है कि भाई बच्चे जो है टीम वर्क में काम कर सके, साथियों के साथ काम कर सके, ताकि जो टीम वर्क के जो कौशल हैं वो बच्चों में डेवलप हो सके, और जो भी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं वो वास्तविक दुनिया के संबंध में रख कर हमें बच्चों को पढ़ानी है। तो सीखने को अधिक सार्थक और लागू करने योग्य बनाने के लिए जो भी हमारी सामग्री है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं बच्चे को, उसको वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों से जोड़ना है कि भाई रियल लाइफ में ये आपकी कहाँ पर हेल्प करेगा, रियल लाइफ में इस कंसेप्ट को कहाँ पर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। देन रिस्पेक्ट एंड इंक्लूसिविटी, तो हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट यहाँ पर अपनी क्लासरूम में क्रिएट करना है जो रिस्पेक्टफुल हो, राइट, कि यहाँ पर सभी स्टूडेंट को ऐसा फील हो रहा है कि भाई उनकी वैल्यू हो रही है, सभी को सपोर्टेड यहाँ पर फील होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी बच्चे को लग रहा है कि मुझ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा या मेरी कोई वैल्यू नहीं कर रहा। तो दिस प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग एंड एड्रेसिंग द डाइवर्स कल्चरल, लिंग्विस्टिक एंड सोशल बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट, राइट, कि मतलब हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना किसी भी बच्चे को किसी भी बेसिस पे, चाहे वो कल्चर हो, लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड हो या कोई सोशल बैकग्राउंड बच्चे का हो। तो हमें सबको इंक्लूसिव एनवायरनमेंट यहाँ पर जो है नर्चर होने के लिए देना है। देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन वहाँ पर होना चाहिए, क्लियरली एंड इफेक्टिवली कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शंस, एक्सपेक्टेशंस एंड फीडबैक, राइट। तो हमें ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे वर्ड्स का हम यूज़ कर रहे हैं कि बच्चे को पता ही नहीं लग रहा है। बिल्कुल क्लियर कट हमें जो है बच्चों को समझाना है, अच्छे से इनको कम्युनिकेट करना है जिस तरीके से वो अच्छे से समझ पाए, ठीक है। उनको इंस्ट्रक्शन देनी है, अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना है, अच्छे तरीके से हमें उनसे बताना है कि क्या हम उनसे एक्सपेक्ट यहाँ पर करते हैं, उनकी फीडबैक लेनी है, राइट। तो जो सम्मान और समावेशिता है, तो एक ऐसा वातावरण हमें बनाना है, ठीक है, जहाँ सभी का सम्मान और एक समावेशित, ठीक है, कि सभी बच्चों को इक्वल फील हो। ऐसा ना हो कि भाई किसी की लैंग्वेज अगर क्लास में लगे तो उसको लग रहा है कि भाई मेरे पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या सोशल बैकग्राउंड अगर किसी का अलग है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट देना है कि जब में सभी के पास जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हो, और जो भी विविध सांस्कृतिक है, भाषा या सामाजिक पृष्ठभूमि है, उसको पहचानें और उसको संबोधित करें। देन प्रभावी संचार हमारा होना चाहिए, जो भी हम निर्देश दे रहे हैं, जो भी अपेक्षाएं हैं हमारी या प्रतिक्रिया है, उनको स्पष्ट और प्रभावी ढंग से यहाँ पर हमें संप्रेषित करना है। एक अच्छा संचार यहाँ पर होना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की कोई गलत फहमी वहाँ पर ना हो, और छात्रों की प्रगति के बारे में हम उनको अच्छे से जो है सूचित कर पाएँ। देन नेक्स्ट इज आर मल्टी सेंसरी अप्रोचेस, ठीक है। इसके लिए काफ़ी मेथड्स हैं हमारी, मॉन्टेसरी मेथड, वर्कड मेथड,
राइट। तो सबसे पहले हम मॉन्टेसरी मेथड को यहाँ पर देखेंगे। सो द मॉन्टेसरी मेथड डेवलप्ड बाय डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी एम्फोसाइजेस हैंड्स ऑन चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, राइट। तो इन्होंने किस चीज़ पर एम्फोसाइज किया कि भाई बच्चों को खुद करके सीखना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग होनी चाहिए। It uses multi-sensory materials and activities to help children explore and understand concept. So this method is designed to develop a child's independence, self-discipline and natural curiosity, right? तो इस मेथड को ऐसे डेवलप किया गया ताकि बच्चे में इंडिपेंडेंस की फीलिंग, सेल्फ डिसिप्लिन की और क्यूरियोसिटी की फीलिंग को डेवलप किया जा सके। तो जो मॉन्टेसरी क्लासरूम होते हैं हमारे, वो इक्विप्ड होते हैं हमारे टेक्टाइल मटेरियल से, लाइक जो हमारा सैंड पेपर लेटर्स हो गया, काउंटिंग बीट्स हो गया, अलाउ चिल्ड्रंस टू लर्न थ्रू टच, साइट एंड मूवमेंट, राइट। तो कि जिन चीज़ों को हम करके, अपना टच करके और एक्सपीरियंस से चीज़ों को सीख सके, तो ऐसे मॉन्टेसरी क्लासरूम्स में जो है इक्विपमेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड माइट ट्रेस अ सैंड पेपर लेटर वाइल सीइंग इट्स साउंड, एंगेजिंग इन बोथ टेक्सटाइल एंड ऑडिटरी सेंसेस, राइट। कि जैसे सैंड पेपर पर ही अगर कोई बच्चा यहाँ पर काम कर रहा है, तो यहाँ पर उसके टेक्सटाइल के साथ साथ ऑडिटरी सेंस भी काम कर रही है, तो इससे जो है वो चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व यहाँ पर होगा, उसकी क्यूरियोसिटी ज़्यादा डेवलप होगी। तो ऐसी चीज़ों को हम अपने मॉन्टेसरी क्लासरूम में यूज़ करते हैं। इसका एप्लीकेशन क्या होगा? चिल्ड्रन वर्क एट देयर ऑन पीस, की मतलब वो अपनी खुद की जो भी गति है उससे काम करते हैं। ऑफन चूजिंग एक्टिविटीज दैट एंगेज मल्टीपल सेंसेस, फॉर एग्जाम्पल लर्निंग टू राइट बाय ट्रेसिंग लेटर इन सैंड और प्रैक्टिसिंग मैथ विद बीट्स चेन्स दैट रिप्रेजेंट नंबर्स, राइट। तो यहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज़ होती है कि जो एक एक्टिविटी हम करते हैं तो उसके लिए क्या है, मल्टीपल सेंसेस हमारी यूज़ होती है। जैसे अगर हमें काउंट ही करना है मैथ्स में, राइट, तो बीट्स से काउंट करेंगे, उससे क्या होगा, हमारा जो है टेक्टाइल यहाँ पर एक्सपीरियंस भी हो रहा है कि हम उन चीज़ों को फील भी कर रहे हैं, साथ साथ में हम उन चीज़ों को काउंट भी कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले जो है हमें देखनी है मॉन्टेसरी विधि, जो बहुसंवेदी दृष्टिकोण है हमारी, मतलब जिसमें एक से ज़्यादा सेंसेस हमारी यूज़ होती हैं, जिससे हम अच्छे तरीके से पढ़ पाएँ। तो डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी द्वारा विकसित मॉन्टेसरी विधि हाथों से सीखने, बच्चों पर केंद्रित सीखने पर जोर देती है कि भाई चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, और हम किसी चीज़ को अगर छू कर सीख सकते तो वो हमें इन्वॉल्व करना चाहिए। यह बच्चों को अवधारणाओं का पता लगाने और समझने में मदद करने के लिए बहुसंवेदी सामग्री और गतिविधियों का उपयोग करती है, राइट। कि बच्चों को समझाने के लिए हम ऐसी गतिविधियाँ यहाँ पर बनाएंगे जिसमें उनकी एक से ज़्यादा सेंसेस यूज होंगी। तो यह विधि बच्चों की स्वतंत्रता, आत्म अनुशासन और प्राकृतिक जिज्ञासा को विकसित करने के लिए यहाँ पर डिज़ाइन की गई है। जो भी हमारी मॉन्टेसरी की कक्षाएं होती हैं तो उनमें स्पर्शीय सामग्री बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि सैंड पेपर अक्षर हो गया, ठीक है, गिनती के लिए मोती हो गए, तो जो बच्चों को स्पर्श, दृष्टि और गति के माध्यम से सीखने की अनुमति देती है। लाइक मुझे कुछ चीज़ यहाँ पर काउंट भी करनी है, तो यहाँ पर मोती होंगे, उनको मैं जो है आगे पीछे करके काउंट करूँगी, तो उसमें क्या होगा कि मेरा यहाँ पर हाथ से भी मैं उनको छू रही हूँ, उनमें से आवाज़ भी आ रही है, साथ साथ मैं अपना माइंड भी यूज़ कर रही हूँ और उनको काउंट कर रही हूँ, राइट। तो उदाहरण के लिए बच्चा जो है सैंड पेपर, अगर उस पर ही उसको कोई अक्षर यहाँ पर लिखना है तो उसकी ध्वनि को बोलते हुए जो है वो उसको ट्रेस यहाँ पर कर पाएगा, जिससे स्पर्श और श्रवण दोनों ही इंद्रियाँ हमारी यहाँ पर जुड़ती है और हमारी लर्निंग और ज़्यादा अच्छी हो पाती है, राइट। तो इसका अनुप्रयोग, इसकी एप्लीकेशन क्या है कि बच्चे अपनी गति से काम करते हैं और अक्सर ऐसी गतिविधियाँ चुनते हैं जो कई इंद्रियों को जोड़ती है। उदाहरण के लिए रेत में अक्षरों को ट्रेस करके लिखना या संख्याओं को दर्शाने वाली जो मानक श्रृंखला है उनके साथ गणित का अभ्यास करना। तो इससे हमारी मल्टीपल सेंसेस जो है एक काम में यूज़ होती हैं। Then next is our VACT method, that is VAKT, right, visual, auditory, kinesthetic and tactile, right। मतलब ये सारी सेंसेस हमारे यहाँ पर यूज़ होंगी। तो दिस मेथड इज अ टीचिंग स्ट्रेटजीज दैट इनकॉर्पोरेट ऑल 4 सेंसरी मोडालिटीज, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक एंड टैक्टाइल टू रेनफोर्स लर्निंग, राइट। कि हमारी लर्निंग को रेनफोर्स करने के लिए ये सारी जो स्ट्रेटजीज़ हैं, ठीक है, हमारी सेंसेस है, उनको यूज़ किया जा रहा है। दिस अप्रोच इज स्पेशली इफेक्टिव फॉर स्टूडेंट विद डिसलेक्सिया और अदर लर्निंग डिसेबिलिटीज़, राइट। कि स्पेशली जो बच्चे हैं जिनको डिसलेक्सिया या लर्निंग डिसेबिलिटी है तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल यहाँ पर रहती है। सो स्टूडेंट माइट लर्न अ वर्ड बाय सीइंग इट, राइट, कि वो उसको देखकर सीख सकते हैं। हियरिंग इट स्पोकन, कि वो उसको सुन भी सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, और राइटिंग इट, तो काइनेस्थेटिक एक्सपीरियंस भी हो जाएगा उनका। एंड फीलिंग इट यूजिंग टेक्सचर्ड लेटर्स, राइट। और टेक्सचर्ड लेटर्स होते हैं जिनसे वो फील भी जो है उसको कर सकते हैं, उनका टेक्टाइल एक्सपीरियंस भी यहाँ पर हो जाएगा।
सो दिस मेथड रीइंफोर्सेस द लर्निंग प्रोसेस बाय एंगेजिंग डिफरेंट सेंसरी चैनल्स, राइट। तो इसमें जो हमारी लर्निंग जो है डिफरेंट सेंसरी चैनल्स के थ्रू और ज़्यादा जो है अच्छी यहाँ पर हो जाती है। इसकी एप्लीकेशन क्या है? टीचिंग स्पेलिंग बाय हैविंग स्टूडेंट्स से द वर्ड, ठीक है। तो ऐसे हमें अगर स्पेलिंग ही बच्चों को सिखाना है तो मैं ऐसे कर सकती कि भाई पहले वर्ड को बोलो, देन राइट इट इन द एयर, राइट, कि फिर उसको ऐसे अपने फिंगर से ही हवा में लिख कर देखो, एंड देन ट्रेस इट ऑन अ टेक्सचर सरफेस, राइट, या किसी टेक्सचर सरफेस पर हम उसे लिखवा सकते हैं कि ताकि वो टेक्सचर के माध्यम से भी जो है उस चीज़ को सीख सके। ईच सेंसरी एक्सपीरियंस हेल्प्स री मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो जितने भी हमारे ज़्यादा सेंसरी एक्सपीरियंस होते हैं तो हमारी मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग उस चीज़ में उतनी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाती है। तो जो VAKT मेथड हमारा दृश्य श्रवण गतिज और स्पर्श, तो इसमें हमारी इन सारी संवेदनाओं का जो है यूज़ किया जाता है। तो इस रणनीति में जो सीखने को सुदृढ़ करने के लिए सभी 4 संवेदी तौर तरीकों दृश्य श्रवण गतिज और स्पर्श को शामिल करती है। यह दृष्टिकोण डिस्लेक्सिया या अन्य सीखने की अक्षमताओं वाले छात्रों के लिए विशेष रूप से प्रभावी है। छात्र किसी शब्द को देखकर या उसे बोलते हुए मतलब उसको सुन सकते हैं, देखकर, सुनकर, ठीक है, उसको लिखकर जो गतिज एक्सपीरियंस हो जाएगा, या उसको स्पर्श करके यहाँ पर सीख पाते हैं, राइट। तो इसकी एप्लीकेशन क्या होगी? हम बच्चों को ऐसे बोल सकते हैं कि छात्रों को बोलकर उसे हवा में लिखकर फिर उसकी बनावट वाले स्तर को ट्रेस करके वर्तनी सिखाना, कि भाई बच्चों को ऐसे बोलेंगे कि पहले इसको बोलकर देखो अगर आपको स्पेलिंग सीखनी है, ठीक है, उसको हवा में लिख कर देखो या किसी टेक्सचर्ड सरफेस पर आप लिख के देखो और उसको फिर यहाँ पर आप टेक्टाइल तरीके से उसको फील कर सकते हो। तो इसमें प्रत्येक संवेदी अनुभव स्मृति और समझ को और ज़्यादा सुदृढ़ यहाँ पर करते हैं। देन नेक्स्ट इज आर ओर्टन गिलिंगन मैथड, राइट। तो इसमें क्या होता है? इज अ स्ट्रक्चर सीक्वेंशियल एंड मल्टी सेंसरी अप्रोच ऑफ टीचिंग रीडिंग, राइटिंग एंड स्पेलिंग पर्टिकुलरली डिजाइंड फॉर इंडिविजुअल विद डिसलेक्सिया, राइट। तो ये भी हमारा डिसलेक्सिया वालों के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। It integrates visual, auditory, kinesthetic, tactile pathways to enhance memory and learning of written language, right? तो इसमें स्पेशली जो रिटन लैंग्वेज होती है उसको कैसे इन्हेंस करना है, तो उसके लिए हमारी मल्टीपल सेंसेस यूज होती हैं। सो स्टूडेंट्स माइट लर्न टू एसोसिएट लेटर्स विद देयर साउंड्स बाय सीइंग द लेटर, राइट। तो हम चीज़ों को देखकर, सुनकर या उनको ट्रेस करके काइनेस्थेटिक टेक्टाइल से इंटीग्रेट कर सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं। एंड दिस इंटीग्रेशन ऑफ सेंसेस हेल्प स्टूडेंट्स बेटर रिटेन एंड रिटाइव इन्फॉर्मेशन, राइट। तो जब हम उनको इतनी सारी सेंसेस हमारी यूज़ हो रही हैं तो हम उस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से रिटेन कर पाएंगे, अच्छे से रिट्राइव कर पाएंगे। इसकी एप्लीकेशन क्या होगी? अ टीचर माइट इंट्रोड्यूस अ लेटर बाय शोइंग इट, ठीक है, कोई लेटर मुझे बताना है तो पहले मैं इसको दिखाऊंगी, हैविंग द स्टूडेंट से इट्स साउंड, फिर उसके साउंड उनको बताऊंगी, या फिर जो ट्रेस पेपर होता है उसमें मैं उनको लिखने को वो दूंगी ताकि वो उसको ट्रेस कर सके इन द सेंस एंश्योरिंग स्टूडेंट एक्सपीरियंसेस द लेटर थ्रू मल्टीपल सेंसेस, राइट। तो मान लो अगर मैंने ए अल्फ़ाबेटिक आपको सिखाया तो मैंने आपको दिखा भी दिया इसकी साउंड क्या होती है, फिर मैंने बच्चों को वो बताई, और फिर इसके सैंड पेपर पे इसकी बनावट क्या होती है, तो आपको वहाँ पर भी जो एक टेक्टाइल एक्सपीरियंस है वो भी इस चीज़ का मैंने दे दिया। तो ये चीज़ आपको अब हमेशा के लिए याद अच्छे से हो जाएगी, समझ इसकी हो जाएगी, राइट। तो ओर्टन गिलिंगम जो विधि है इसमें पढ़ना, लिखना और वर्तनी सिखाने के लिए एक संरचित, अनुक्रमिक और बहुसंवेदी दृष्टिकोण है, जिसमें विशेष रूप से जो डिसलेक्सिया वाले बच्चे हैं उनके लिए डिज़ाइन किया गया है। यह लिखित भाषा की स्मृति और सीखने को बढ़ावा देने के लिए दृश्य, श्रवण और गतिज स्पर्श मार्गों को जो है एकीकृत करता है। छात्र अक्सर देखकर, सुनकर या गतिज स्पर्श करके अक्षरों को, उनकी ध्वनियों को जोड़ना सीख सकते हैं, और इंद्रियों का एकीकरण छात्रों को जानकारी को बेहतर ढंग से बनाए रखने और पुनः प्राप्त करने में भी यहाँ पर मदद करता है। जैसे कि मैं बच्चों को अगर मुझे ए अल्फ़ाबेट सिखाना है तो पहले मैं उनको दिखाऊंगी कि ऐसा ए अल्फ़ाबेट हमारा होता है, फिर उसकी ध्वनि में बताऊंगी कि इसकी साउंड क्या होती है, राइट, और उसके बाद फिर मैं रेट पर जो है उसको ट्रेस करा सकती हूँ कि मैंने जो है सैंड पेपर है उस पर ए लिखा, ताकि बच्चे उसको यहाँ पर टेक्टाइल तरीके से, ठीक है, स्पर्श करके भी उस चीज़ को अनुभव कर सके, जिससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि छात्र कई इंद्रियों के माध्यम से उस अक्षर का अनुभव करता है और उसकी समझ जो है यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। Next is our augmentative and alternative communication. So this refers to the various methods of communication used to help those who are unable to use verbal speech, right? कि जो बोल नहीं पाते हैं verbally, verbal speech का use नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए हम augmentative and alternative communication devices का भी use करते हैं, methods का use करते हैं। So these methods can include both unaided systems like gestures and sign language, right? तो जो
अनएडेड सिस्टम है उसमें तो हमारा हो गया कि जेस्चर्स या साइन लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं एज वेल एज एडेड सिस्टम, राइट। उसके साथ साथ हमारी जो है एडेड सिस्टम भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे पिक्चर बोर्ड और स्पीच जनरेटिंग डिवाइसेस, राइट। So, augmentative and alternative communication often involves visual aids like picture symbols, auditory feedback from devices हम use कर सकते हैं, and sometimes tactile elements like physical communication boards. So, by providing multiple modes of communication, augmentative alternative communication supports users in expressing themselves and understanding others, right? तो ये जो बच्चे यहाँ पर नहीं बोल पाते तो वो दूसरों को समझ पाते हैं और अपनी चीज़ें वहाँ पर समझा सकते हैं, तो इसके लिए मल्टीपल वेज यहाँ पर बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं एगमेंटेटिव एंड ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन की हेल्प से, राइट। वो टेक्नोलॉजिकल भी दे सकते हैं या हम अनएडेड सिस्टम्स भी दे सकते हैं, जैसे वो साइन लैंग्वेज उनको सिखा सकती हैं, जेस्चर्स उनको सिखा सकते हैं, राइट। तो इसकी एप्लीकेशन क्या होगी? अ चाइल्ड विद अ स्पीच डिले माइट यूज अ स्पीच जनरेटिंग डिवाइस वेयर दे सेलेक्ट इमेजेस और वर्ड्स ऑन अ स्क्रीन एंड द डिवाइस स्पीक्स द सिलेक्शन अलाउड कंबाइनिंग विजुअल एंड ऑडिटरी इनपुट्स टू एड कम्युनिकेशन, राइट। कि भाई मेरे पास कोई डिवाइस है, अगर मैं बोलने में असमर्थ हूँ, कोई बच्चा है यहाँ पर नहीं बोल पा रहा है, राइट, तो वो इमेजेस या वर्ड्स सेलेक्ट कर सकता है जिससे वो डिवाइस जो है उनको रीड अलाउड करेगी, उनको जो है अच्छे से रीड अलाउड करेगी ताकि सामने वाले को अगर हमें कुछ बोलना है तो वो उसको समझ पाए, और विजुअल और ऑडिटरी इनपुट भी यहाँ पर हमारे कम्युनिकेशन में जो है इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो संवर्धक और वैकल्पिक संचार जो है तो ये विभिन्न तरीकों को संदर्भित करता है जिनका उपयोग उन लोगों की मदद करने के लिए किया जाता है जो मौखिक भाषण का उपयोग करने में असमर्थ होते हैं, कि जो नहीं बोल पाते हैं। इन तरीकों में हम इशारे, सांकेतिक भाषा जैसी बिना सहायता वाली प्रणालियाँ और साथ ही चित्र बोर्ड या भाषण उत्पादक उपकरण जैसी सहायता वाली प्रणालियों को शामिल कर सकते हैं। एएसी में अक्सर दृश्य सहायताएं जैसे कि चित्र हम यूज़ कर सकते हैं, श्रवण के लिए कोई उपकरण है हमारा, ठीक है, और कभी कभी स्पर्शनीय जैसे कि भौतिक संचार बोर्ड, इन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। तो संचार के कई तरीके प्रदान करके हम जो ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन है हमारा, संवर्धक और वैकल्पिक संचार है, उसके उपयोगकर्ताओं को खुद को व्यक्त करने और दूसरों को समझने में यहाँ पर सहायता देती है। कि मैं तो नहीं बोल पाता लेकिन मैं इन डिवाइसेस को या अपनी साइन लैंग्वेज को यूज़ करके अपने जो विचार है आपको बता पा रहा हूँ, और आपके जो विचार है उनको अपनी डिवाइसेस की हेल्प से जो है जनरेट करके मैं उनको समझ सकता हूँ। तो इनका अनुप्रयोग क्या होगा कि अगर मान लो किसी बच्चे को भाषा में दे रही है, वो नहीं बोल पा रहा है, तो उसको भाषण उत्पादक उपकरण हम दे सकते हैं, जिसमें क्या करेगा, वो स्क्रीन पर चूज़ करेगा कि भाई ऐसी ऐसी इमेजेस इनके बारे में बोलना है, और कुछ लेटर्स यहाँ पर वो यूज़ कर सकता है, कुछ वर्ड्स, राइट। तो वो क्या करेंगे, वो जो उपकरण है वो उसको रीड अलाउड करेगा, उसको जोर से बोलेगा, जिससे हम अपनी बात सामने वाले को यहाँ पर समझा पाएंगे। देन कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन यहाँ पर होती है। सो इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर एज अ सप्लीमेंट्री टूल इन एजुकेशन. इट कैन इनकॉर्पोरेट वेरियस मल्टीमीडिया एलिमेंट्स सच एज टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड एंड इंटरेक्टिव एक्टिविटीज, मेकिंग इट मल्टी सेंसरी लर्निंग एक्सपीरियंस, राइट। तो हम कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें हमें टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड या जो भी इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हमारी मल्टीपल सेंसेस यूज़ कर सकते हैं, ऐसे एक्सपीरियंसेस हमें मिलेंगे. इट एंगेजेस स्टूडेंट्स विजुअली थ्रू एनिमेशंस एंड ग्राफिक्स, ऑडिटरी थ्रू नरेशन एंड साउंड इफेक्ट, राइट. तो ये विजुअली भी बच्चों को एंगेज करता है अपनी एनिमेशन या ग्राफिक्स दिखाकर, ठीक है, और ऑडिटरी भी ये हमें नरेशन या साउंड इफेक्ट देकर हमें एंगेज रखता है, एंड काइनेस्थेटिकली थ्रू इंटरेक्टिव एक्सरसाइजेस एंड स्टिमुलेशन. सो दिस कॉम्बिनेशन हेल्प्स कैटर टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स एंड री इन्फोर्स कंसेप्ट, राइट. तो ये भी हमारे जो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को कैटर करने के लिए हम इसकी हेल्प ले सकते हैं. इसकी एप्लीकेशन क्या होगी? एजुकेशनल सॉफ्टवेयर माइट टीच मैथ बाय सॉल्विंग अ विजुअल प्रॉब्लम, प्रोवाइड ऑडिटरी इंस्ट्रक्शंस एंड अलाइंग स्टूडेंट्स टू इंटरेक्ट बाय ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग एलिमेंट्स ऑन द स्क्रीन टू फाइंड द सॉल्यूशन, राइट. तो जैसे मुझे कोई मैथ का अगर समी सोल्व करना है स्क्रीन पर, तो जो उसकी प्रॉब्लम होगी वो उसको एक पिक्टोरियल वे में हमें दिखा सकता है, राइट. जैसे हम बोलते हैं कि भाई एक ट्रेन जा रही है, दूसरी ट्रेन उसके पीछे आ रही है, तो हमें देखना है कि भाई ये इनको क्रॉस कब करेंगी, राइट, कि कितने टाइम के बाद ये क्रॉस करेंगी, कौन सी ट्रेन आगे जाएगी. तो वो एक पिक्टोरियल वे में हमें सिखाएगा, ठीक है, प्रॉपर हमें फॉर्मूला दिखाएगा, ऑडिटरी इंस्ट्रक्शन हमें देगा, और हमें भी अलाउ करेगा कि हम ड्रैग एंड ड्रॉप वहाँ पर एलिमेंट को कर सके अपनी स्क्रीन पर सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए. तो कंप्यूटर सहायता प्राप्त जो निर्देश है उनका भी हम यूज़ कर सकते हैं शिक्षा में. पूर्व उपकरण, ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं जो हमें टेक्स्ट, इमेजेस, ध्वनि या इंटरेक्टिव गतिविधियों के जो मल्टीमीडिया तत्व है उनसे हमें सिखाता है. इनमें हम एनिमेशन या ग्राफिक्स के माध्यम से देख सकते हैं, जो वो ध्वनि है वहाँ से उसके माध्यम से हम सुन सकते हैं, और
इंटरेक्टिव अभ्यास हो और जो सिमुलेशन है उसके माध्यम से जो गतिज रूप है उसमें भी हम संलग्न हो सकते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन क्या होगी कि जो शैक्षिक सॉफ्टवेयर है उसमें कोई दृश्य समस्या हमें दिखाकर, ठीक है, उसके श्रवण निर्देश प्रदान करके और छात्रों को समाधान खोजने के लिए स्क्रीन पर तत्वों को खींचकर और छोड़कर बातचीत करने की अनुमति देकर हम गणित सिखा सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, ऐसे कोई सॉल्यूशन है गणित का, तो वो अगर यहाँ पर है तो वो बता देंगे। एक पिक्टोरियल वे में भी वो एनिमेशन बनाकर दिखाएंगे कि भाई एक गाड़ी चल रही है, ठीक है, एक बाइक चल रही है, आपको बताना है कि कौन ज़्यादा पहुंचेगा, इसकी स्पीड इतनी है, ये इसको कितने टाइम में क्रॉस करेगी, तो वो हमें प्रॉपर दिखाएगा। एक साउंड इफेक्ट हमें देगा ताकि और ज़्यादा इंटरेक्ट हम कर पाएँ, ठीक है। और उसके बाद चीज़ों को हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं कि मुझे अगर इसको गाड़ी को अगर पीछे दिखाना है तो मैं पीछे दिखा सकती हूँ अपनी समझ के अकॉर्डिंग। तो इंटरेक्टिव लर्निंग भी हमारे यहाँ पर हो जाती है और इस चीज़ को, इस सम को हम यहाँ पर ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि इसकी स्पीड इतनी थी, फिर जो है बाइक की स्पीड कितनी थी, कितने टाइम के बाद इन्होंने क्रॉस किया, कैसे इन्होंने क्रॉस किया, साउंड इफेक्ट भी हमें साथ साथ यहाँ पर आ रहा है, राइट। देन नेक्स्ट इज आर टीचिंग स्ट्रेटजीज। जो हमारी टीचिंग की डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती है, लाइक टास्क एनालिसिस, चेनिंग, शेपिंग, मॉडलिंग एंड ऑल। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर टास्क एनालिसिस। सो इट्स इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू स्मॉलर सबसीक्वेंटल स्टेप्स। ईच स्टेप इज taught and mastered before the next step is introduced. This method is essential in teaching tasks that involves multiple actions or require a sequence of behaviors to be performed correctly, right? तो टास्क एनालिसिस में एक बड़ा टास्क होता है, उसको हम क्या करते हैं, सीक्वेंस में ब्रेक कर देते हैं कि भाई पहले जब ये परफेक्ट तरीके से पाएगा देन हम सेकंड स्टेप पर जाएंगे, फिर जब ये आपको ये दोनों चीज़ें अच्छे से आ जाएंगी फिर हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इनको ऐसी प्रॉब्लम में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर मल्टीपल एक्शंस हमें यूज़ करने हो, ठीक है, मल्टीपल चीज़ें हमें सीखनी हो ताकि उसको हम करेक्टली यहाँ पर जो है कर सके। अब स्टेप्स क्या है, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा टास्क कि कौन सा टास्क है जो हमें बच्चों को सिखाना है, फिर उसको ब्रेक डाउन करेंगे टास्क को सिंपल और मैनेजेबल स्टेप्स में ताकि हम उनको अच्छे से सिखा सकें। ईच स्टेप शुड बी सिंपल इनफ फॉर द लेटर टू अंडरस्टैंड एंड कंप्लीट, राइट। यहाँ पर जो है स्टेप्स जो है सारे सिंपल होने चाहिए कि हम उनको अच्छे से समझ पाए, कंप्लीट कर पाए। देन सीक्वेंस स्टेप, फिर उसके बाद किस सीक्वेंस में रहेंगी, पहले हमें कौन सा स्टेप करना है, उसके बाद हमें कौन सा स्टेप पर जाना है तो वो करेंगे। एंड देन टीच ईच स्टेप, अब क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस एंड टीच ईच स्टेप इंडिविजुअली एंश्योरिंग द लर्नर्स मास्टर्स ईच वन बिफोर मूविंग ऑन। और इंडिविजुअली भी हमें बच्चों को सारे, देखो टास्क आइडेंटिफाई किया, उसको ब्रेक कर दिया कि ऐसे ऐसे टास्क में करेंगे, फिर सीक्वेंस क्या रहेगा वो हमें बताना है, और फिर सारे स्टेप्स को कि पहले इंडिविजुअली हमने पहला स्टेप सिखाया, फिर हमने दूसरा सिखाया, फिर तीसरा सिखाया, फिर चौथा सिखाया और फिर साथ में एक बार हम सिखाएंगे, राइट। तो जो शिक्षण की जो विभिन्न रणनीतियां हैं वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं अपना कार्य विश्लेषण। तो इसमें क्या करते हैं, कोई जटिल प्रॉब्लम होती है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट, चरण में डिवाइड कर देते हैं और फिर उसको सिखाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने कार्य की पहचान यहाँ पर करेंगे कि कौन सा कार्य हमें करना है, फिर उस कार्य को ऐसे तोड़ेंगे छोटे छोटे भागों में, फिर हम देखेंगे कि पहला स्टेप ये होगा, सेकंड स्टेप ये होगा, जो चरण है उनको अनुक्रमित करेंगे और उसके बाद एक एक करके प्रत्येक चरण जो है हम बच्चे को सिखाएंगे, राइट। लाइक अगर हमें सिखाना है किसी बच्चे को हाउ टू वॉश देयर हैंड्स, राइट, तो सबसे पहले हमें दिखाना है कि टर्न ऑन द वाटर, देन वेट हैंड्स अंडर द faucet, then अलाइंग सोप ऑन हैंड्स, देन रब हैंड टुगेदर, ठीक है, उसके बाद स्क्रब करो, बैक पे भी जाओ, बिटवीन फिंगर्स एंड अंडर नेल्स, देन रिंस हैंड्स विद द faucet एंड देन टर्न ऑफ द वाटर एंड देन ड्राई हैंड्स विद द टॉवल, राइट। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया कि भाई पहले आपको टैप खोलना है, फिर अपने हाथ गीले करने हैं, फिर सोप लगाना है, फिर उनको रब करना है, स्क्रब करना है, फिर वापस से उनको जो है रिंस कर लेना है वाटर से, फिर वाटर टैप को बंद करना है और फिर हाथों को जो है ड्राई कर लेना। तो ये हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है उस बच्चे को सिखा दिया। ऐसा नहीं बोला कि भाई जाओ और टैप खोलो और हाथ धो के आ जाओ, हमने उनको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सिखाया है। तो इसकी एप्लीकेशन क्या होगी, स्पेशल एजुकेशन में है। सो टास्क एनालिसिस इज कॉमनली यूज इन स्पेशल एजुकेशन टू टीच लाइफ स्किल्स, राइट। तो जो हमारे टास्क एनालिसिस है इसको बेसिकली हम स्पेशल जो है स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यूज़ करते हैं ताकि उनको जो लाइफ स्किल है कि ड्रेसिंग करना, कुकिंग, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना, ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप उनको रिपीटेड प्रैक्टिस और री से बच्चों को सिखा सकें। देन वोकेशनल ट्रेनिंग में भी ये हेल्प करता है। सो इट ऑल्सो यूज इन वोकेशनल ट्रेनिंग टू टीच जॉब रिलेटेड स्किल्स, लाइक कि बच्चों को जॉब मिल जाए तो ऐसे स्किल्स हम उनको सिखा सकते हैं, लाइक किसी मशीन को कैसे ऑपरेट करना है या किसी स्पेसिफिक टास्क को कैसे परफॉर्म करना है, राइट। तो बच्चों को जैसे हाथ धोना सिखाना है तो उसके लिए हमें ये टास्क यहाँ पर बनाना है,
भिन्न भिन्न चरणों में हमें ये सिखाना है। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि भाई पानी को चालू करो, नल के नीचे हाथ को गीला करो, फिर साबुन लगाओ, फिर झाग बनने के लिए हाथों को आपस में रगड़ो, फिर उनके हाथों के पीछे उंगलियों के बीच नाखूनों को आप नीचे से रगड़ो ताकि अच्छे से साफ कर पाओ। फिर वापस से नल के नीचे हाथ को धो, फिर पानी को बंद करो और तौलिए से हाथ को सुखाओ, राइट। तो ये चीज़ें हमने क्या है स्टेप बाय स्टेप बच्चों को यहाँ पर सिखा, राइट। तो ये ज़्यादातर हमारा विशेष शिक्षा में यूज़ होता है कि भाई जो विशेष बच्चे हैं उनको हम सिखा सकें कि डेली के टास्क आपको कैसे करने, कपड़े पहनना, खाना बनाना, ये व्यक्तिगत स्वच्छता, राइट। तो इनको हम चरण दर चरण बार बार अभ्यास करके सुदृढ़ीकरण के साथ बच्चों को सिखा सकते हैं। फिर हम इसका व्यावसायिक जो प्रेक्षण है उसमें भी इनका उपयोग कर सकते हैं ताकि जो विशेष बच्चे होते हैं उनको नौकरी संबंधी कौशल सिखा सकें, जिससे जैसे कि मशीनरी चलाना हम उनको स्टेप बाय स्टेप सिखा सकते हैं या कोई विशेष कार्य करना उनको इस मेथड से सिखा सकते हैं। Then next is chaining. So chaining is a technique used to teach a sequence of behaviors by linking them, right? जैसे चेन से ही हमें दिख रहा है कि हम लिंक कर रहे हैं एक दो चीज़ें सिखाकर बिहेवियर को, राइट, ताकि एक जो कॉम्प्लेक्स टास्क है उसको हम अच्छे तरीके से यहाँ पर सीख पाएँ। तो देयर आर टू प्राइमरी टाइप्स ऑफ चेनिंग। एक हमारा होता है फॉरवर्ड चेनिंग, एक होता है बैकवर्ड। सो फॉरवर्ड में क्या होता है, टीचिंग बिगिंस विद द फर्स्ट स्टेप इन द सीक्वेंस एंड ईच सब्सिक्वेंट स्टेप इज एडेड इन द प्रीवियस वन व्हेन इट इज़ मास्टर, राइट। तो हम पहले स्टेप सिखाएंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा टाइप, और उनको फिर कंबाइन कर देंगे जब हमारे सारे स्टेप मास्टर होंगे। पहला मास्टर हो जाएगा तो सेकंड सीखेंगे, सेकंड में हम मास्टर अच्छे से आएंगे तो थर्ड सीखेंगे। लेकिन बैकवर्ड में क्या होती है कि ये उल्टा चलता है कि पहले लास्ट स्टेप सिखाएंगे, फिर उससे पहला, फिर उससे पहला, फिर उससे पहला, राइट। तो इसमें जो है बैकवर्ड तरीके से सिखाया जाता है। सो दिस टीचिंग प्रोसेस स्टार्ट्स विद द लास्ट स्टेप एंड ईच प्रीसीडिंग स्टेप इज इंट्रोड्यूस्ड एज द लर्नर बिकम प्रोफिशिएंट, राइट। कि जब लास्ट वाला अच्छे से सीख गया तो उससे पहले वाला, फिर उससे पहले वाला। अब स्टेप्स क्या होते हैं कि परफॉर्म अ टास्क एनालिसिस। तो सबसे पहले हमें जो भी अपनी प्रॉब्लम है उसको टास्क में ब्रेक डाउन करना है। देन चूज़ अ चेनिंग मेथड। उसके बाद हमें चेनिंग मेथड सिखाना है कि देखना है कि भाई हम फॉरवर्ड चेनिंग से सिखाएंगे या बैकवर्ड चेनिंग से सिखाएंगे। देन टीच द फर्स्ट स्टेप, राइट। अगर हम फॉरवर्ड चेनिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले पहला स्टेप सिखाएंगे, और अगर बैकवर्ड यहाँ पर कर रहे हैं तो सबसे पहले लास्ट स्टेप सिखाएंगे। एंड देन लिंक द स्टेप, राइट, कि सारी चीज़ें सिखाकर हम उनको आपस में यहाँ पर लिंक फिर करते चलेंगे, राइट। तो जो हमारी चेनिंग होती है, चेन से मतलब जैसे कि आपको दिख रहा है कि एक साथ जोड़कर, राइट, एक चेन के माध्यम से स्टेप्स को सिखाया जा रहा था कि कॉम्प्लेक्स टास्क को हम वन बाय वन करके डिफरेंट पार्ट्स में कट करके उनको सिखा सके। तो ये दो टाइप की हमारी होती है, फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड चेनिंग। तो फॉरवर्ड में पहला स्टेप दिखा, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, ऐसे सिखाया जाता है। और बैकवर्ड में हम सबसे लास्ट वाला स्टेप सिखाते हैं, फिर उसके बाद उससे पहला, फिर उसके बाद उससे पहला, राइट। तो चरण जो चेनिंग है उसमें कौन कौन से चरण है। सबसे पहले तो हमारा जो कार्य विश्लेषण है वो हमें करना होता है कि कार्य को उसके घटकों में और चरणों में विभाजित करना है। फिर कौन सी चेनिंग विधि है हमें यूज़ करनी है तो वो देखना है कि फॉरवर्ड चेनिंग से हम सिखाएं बच्चों को या बैकवर्ड चेनिंग से, तो वो हमें देखना है। फिर अगर फॉरवर्ड चेनिंग है तो हम पहले अपना पहला चरण सिखाएंगे, और अगर बैकवर्ड है तो पहले आखिरी हम चरण यहाँ पर सिखाएंगे और फिर उन चरणों को जोड़ेंगे, ठीक है, कि भाई ये सब सारे स्टेप्स में बच्चे ने महारत हासिल कर ली है, तो इन सभी स्टेप्स को जोड़कर जो पूरा टास्क है बच्चे से हम जो है ईजिली करा सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, लाइक टीचिंग अ चाइल्ड टू टाई शू लेसेस यूजिंग फॉरवर्ड चेनिंग। अगर बच्चे को शू लेस टाई करने हमें सिखाने तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, टीच अ चाइल्ड टू क्रॉस द लेसेस एंड पुल देम राइट, राइट, कि भाई आप जो है लेसेस को क्रॉस करो और उनको टाइट पकड़ो। सेकंड स्टेप होगा कि एक लूप यहाँ पर बना सकते हो आप उनसे। देन थर्ड स्टेप क्या होगा, चाइल्ड टू रैप द अदर लेस अराउंड द लूप, राइट, कि एक लूप के अराउंड आपको अदर लेस को जो है लेके जाना है। एंड देन टीच द चाइल्ड टू पुल द सेकेंड लेस टू द होल एंड टाइटन द नॉट, राइट, और उसके बाद आपको खींच के एक नॉट यहाँ पर लगा लेनी है। तो हमने इससे क्या किया, बच्चे को शू लेसेस लगाना है यहाँ पर, इस शू लेसेस को टाई करना सिखा दिया। अब इसकी एप्लीकेशन क्या होगी, यही है कि इससे जो डेली लिविंग स्किल्स हैं हम बच्चों को वो सिखा सकते हैं। एंड देन एकेडमिक स्किल्स, तो हम अपनी एकेडमिक में भी जैसे मैथ की कोई प्रॉब्लम है कि वन बाय वन जिनको स्टेप से हम बच्चे को सिखा सकते हैं, राइट। तो जैसे उदाहरण के लिए अगर बच्चे को जूते के फीते बांधना में सिखाना है तो हम पहले बच्चे को बताएंगे कि भाई पहले क्रॉस करो,
बच्चे फीतों को, राइट। फिर जो है फीतों का एक लूप बनाओ आप ऐसे, बच्चे को दूसरे के फीते को लूप के चारों ओर लपेटना, राइट, कि एक जो लूप बन गया है उसके चारों ओर आप फीते को लपेटो और बच्चे को छेद के माध्यम से दूसरे फीते को खींचना और गांठ कसना सिखाएं, राइट। तो उससे क्या होगा, उसको जूते के फीते बांधना आ जाएगा। तो इसका अनुप्रयोग कहाँ पर होगा कि जो दैनिक जीवन कौशल है बच्चों के लिए हम वो इस तरीके से सिखा सकते हैं। साथ ही साथ शैक्षणिक कौशल जैसे कि मैथ का कोई क्वेश्चन है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, तो उसको भी हम स्टेप बाय स्टेप तरीके से यहाँ पर सिखा सकते हैं। Then next is shaping. So shaping is a behavioral technique that involves reinforcing successive approximations toward a targeted behavior. It is used when the desired behavior is complex and unlikely to occur spontaneously. So shaping gradually modifies behavior by rewarding closer and closer approximations to the desired outcome, right? तो shaping में भी यही होता है कि हम बच्चे का जो बिहेवियर है उसको ऐसे मॉडिफाई करते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है, तो उसको स्पॉन्टेनियसली धीरे धीरे करके एक जो डिज़ायर्ड बिहेवियर हम जो है बच्चे का वो अचीव करते हैं। तो इसमें स्टेप्स क्या हैं कि सबसे पहले तो टारगेटेड बिहेवियर हमें आइडेंटिफाई करना है। क्लियरली डिफाइन द फाइनल बिहेवियर यू वांट द लर्नर टू अचीव, राइट, कि भाई लर्नर में कौन सा बिहेवियर जो है हमें अचीव कराना है। देन इस्टेब्लिश द स्टार्टिंग पॉइंट, फिर हमें आइडेंटिफाई करना है कि भाई बच्चे का करंट लेवल क्या है परफॉर्मेंस का। देन रीइंफोर्स सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशंस, प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट फॉर बिहेवियर्स दैट आर क्लोजर टू द टारगेट बिहेवियर, राइट। और जो हमारा टारगेट है उसके आसपास जो उसके क्लोजर हैं, तो ऐसे बिहेवियर्स हमें बच्चे को डेवलप करने हैं कि पहले ये बिहेवियर आ जाए, फिर ये, और फिर ये बिहेवियर ही पूरा बच्चे के अंदर डेवलप हो जाए। एंड ग्रेजुअली इंक्रीजेस एक्सपेक्टेशन, उसके बाद हमें जो अपनी एक्सपेक्टेशन है वो यहाँ पर इंक्रीज करनी है एज अ लर्नर प्रोग्रेसेस, राइट। सो ओनली रीइंफोर्स बिहेवियर्स दैट आर इंक्रीजिंगली सिमिलर टू द डिजायर्ड बिहेवियर। तो हमें ऐसा ही बिहेवियर जो है रीइंफोर्स करना है जो हमारा डिजायर्ड है। Then achieve the target behavior, continue the process until the learner consistently perform the target behavior। तो जब तक जो लर्नर है, जो टारगेटेड बिहेवियर है कि हमें इसको बच्चे को ये सिखाना था, जब तक वो सीख नहीं जाता तो तब तक हम थोड़ा करके जो है बच्चे को उसमें इम्प्रूवमेंट यहाँ पर लाते रहेंगे, उसको शेप अप करते रहेंगे। तो आकार देना है हमारा नेक्स्ट मेथड। तो इसमें क्या करते हैं, ये एक व्यवहारिक तकनीक है कि बच्चे को जो है थोड़ा करके एक क्रमिक तरीके से हम उसमें किसी व्यवहार को सुदृढ़ यहाँ पर कर पाते हैं। इसका उपयोग तब किया जाता है जब वांछित व्यवहार जटिल हो, कि कोई प्रॉब्लम बहुत जटिल है, उसको सहज रूप से होने की संभावना नहीं है। तो आकार देना वांछित परिणाम के करीबों करीब सन्निकट और पुरस्कृत तरीके से हम उसको जो है सिखा सकते हैं। अब आकार देने के चरण क्या है कि सबसे पहले तो लक्ष्य व्यवहार की पहचान करें कि हमें बच्चे के अंदर क्या चीज़ जो है डेवलप करनी है। फिर एक प्रारंभिक बिंदु में स्थापित करना है कि यहाँ से हम सबसे पहले ये चीज़ सिखाएंगे बच्चे को, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे उसको बढ़ाते चलेंगे। उसके बाद उत्तरोत्तर सन्निकट को सुदृढ़ करें, राइट। उत्तरोत्तर का मतलब कि जो भी हमारा एम है उसके जो सबसे पास है वहाँ उस एम तक हमें लेके जाना है बच्चे को, राइट। देन धीरे धीरे उससे अपेक्षाएं बढ़ानी, जैसे कि बच्चा आगे बढ़ता है तो उनके व्यवहार को और सुदृढ़ कर हमें जो है करना है। फिर उसको लक्ष्य व्यवहार को प्राप्त करें, राइट। और यही प्रक्रिया कि थोड़ा उसको सिखाते रहना है कि हमें तब तक जारी रखना है कि जब तक शिक्षार्थी लगातार उस व्यवहार को न कर ले। अब इसका एग्जाम्पल लेकर हम समझेंगे। लाइक अगर बच्चे को फुल सेंटेंस यहाँ पर सिखाना है तो इनिशियल स्टेप क्या होगा कि भाई वो बोल कर दिखाए, ठीक है, वोकलाइजेशन का एक अटैम्प्ट करके दिखाए। अगर वो लाइक सिंगल वर्ड ही बोल के दिखाए तो सबसे पहला हमारा होगा बोलने में कि एक वर्ड बोलकर तो दिखाए वो, राइट। देन इंटरमीडिएट स्टेप होगा बिगिन रेनफोर्सिंग 2 वर्ड, ठीक है, एक वर्ड बोला उसने, फिर हम उसको रेनफोर्स करेंगे कि भाई 2 वर्ड वाला भी बोल के देखो आप। फिर हम बोलेंगे कि एक कंप्लीट सेंटेंस भी बोलकर देखो कि 2 वर्ड बोल लिया है, फिर 3 वर्ड और कंप्लीट सेंटेंस भी बोलकर देखो। और फाइनल गोल होगा रेनफोर्स स्पीकिंग इन फुल सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट ग्रामर एंड स्ट्रक्चर, राइट। और लास्ट में हम सिखा देंगे कि एक अच्छे अप्रोप्रिएट तरीके से आपको एक सेंटेंस यहाँ पर कैसा बोलना है। तो इसकी एप्लीकेशन जो है हम लैंग्वेज डेवलपमेंट में कर सकते हैं कि जैसे बच्चों को हमें लैंग्वेज डेवलप करनी है तो उसमें सिखा सकते हैं। साथ ही साथ बिहेवियर मैनेजमेंट में, राइट, कि अगर कोई बिहेवियर या एटिकेट बच्चे को सिखाने हैं तो वो भी हम इस मेथड से बच्चे को सिखा सकते हैं, राइट। तो उदाहरण के लिए बच्चे को हम जो है पूरे वाक्य में बोलना अगर सिखाना है तो सबसे पहले बोलेंगे कि भाई एक शब्द बोल के दिखाओ, फिर 2 शब्द का संयोजन करके दिखाओ, फिर बोलेंगे कि कुछ नहीं आपको ग्रामर वगैरह ध्यान रखेंगे लेकिन पूरे वाक्य को अच्छे से पढ़कर दिखाओ। और फिर लास्ट में हम पहुंच जाएंगे कि भाई उचित व्याकरण और संरचना के साथ वो बच्चा जो है उस पूरे वाक्य को यहाँ पर बोल पा रहा है। अब इसका अनुप्रयोग कहाँ होगा कि किसी को भाषा सिखानी तो वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, या किसी को व्यवहार है, राइट, किसी का सामाजिक व्यवहार है या कक्षा का जो शिष्टाचार है उसको हमें सिखाना है तो उसमें भी हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं।
Then next है modeling. So it is a teaching strategy where the instructor demonstrates the desired behavior or skill for the learner to observe and imitate, right? कि जो भी मुझे बच्चों में स्किल चाहिए मैं वो एक बार यहाँ पर करके दिखाऊंगी कि ताकि बच्चे उसको ऑब्जर्व कर सके, उसकी नकल कर सके. दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वेयर इंडिविजुअल लर्न बाय वॉचिंग अदर, राइट. तो ये जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है कि हम ऑब्जर्व करके चीज़ों को सीखते हैं उसके ऊपर बेस्ड है. तो इसमें स्टेप क्या होंगे, तो हमें पहले तो बिहेवियर सेलेक्ट करना है कि कौन सा बिहेवियर है या स्किल है जिसको हमें डेमोन्स्ट्रेट करना है, बच्चों को दिखाना है, राइट. देन डेमोन्स्ट्रेट द बिहेवियर. तो द टीचर और अनदर स्किल इंडिविजुअल, तो वो उस बिहेवियर को यहाँ पर परफॉर्म करके दिखाएगा जो भी हमें बच्चों के अंदर चाहिए. फिर एनकरेज इमिटेशन, तो बच्चे उसकी नकल करें, उसको ऑब्जर्व करें, उसको हमें एनकरेज करना है. और उसके बाद हमें फीडबैक यहाँ पर देनी है अपने लर्नर्स को, रीइंफोर्सिंग करेक्ट इमिटेशन, राइट. कि आपने कितने अच्छे तरीके से जो है इसको इमिटेट किया, क्या यहाँ पर कमी रहेगी, और गाइडेंस उनको देनी है कि किन एरियाज में उसको जो है थोड़ी इंप्रूवमेंट चाहिए ताकि वो बिल्कुल वैसा ही बिहेवियर यहाँ पर इमिटेट कर पाए जैसा हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, राइट. तो मॉडलिंग क्या है, मॉडलिंग भी एक शिक्षण रणनीति है जिसमें प्रशिक्षक जो है शिक्षार्थी को देखने और अनुकरण करने के लिए वांछित व्यवहार और कौशल का प्रदर्शन करता है. कि अगर मुझे बच्चे में कोई व्यवहार चाहिए तो मैं उसको दिखाऊंगी. यह जो हमारी अवलोकनात्मक सीखने की अवधारणा है उस पर आधारित है कि हम चीज़ों को ऑब्जर्व करके उनका अवलोकन करके सीखते हैं. तो मॉडलिंग में होता है कि भाई टीचर या कोई स्पेशलिस्ट को वो एक ऐसा एक्ट वहाँ पर करके दिखाता है ताकि बच्चे उसकी नकल करके उस चीज़ से सीख सकें. तो मॉडलिंग के चरण में जो है सबसे पहले हमें वो व्यवहार यहाँ पर चुनना है कि भाई जो मैं बच्चों को सिखाना है कौन सा व्यवहार यहाँ पर सिखाना है. फिर उस व्यवहार का प्रदर्शन करना है, या तो मैं टीचर मैं खुद वो व्यवहार करके दिखा सकती हूँ या कोई कुशल व्यक्ति है जो उस व्यवहार को अच्छे तरीके से दिखा सकता है, तो उसको हम यहाँ पर बुलाएंगे ताकि वो स्पष्ट रूप से और धीरे धीरे उस व्यवहार को करके दिखाए ताकि बच्चे उससे सीखें, राइट. फिर उससे जो नकल को हमें प्रोत्साहित करना है ताकि बच्चे इसकी नकल करें, इस व्यवहार को, राइट, उसको ऑब्जर्व करें, उसका अवलोकन करें, ये हमें बच्चों में सिखाना है. और फिर हमें प्रतिक्रिया देनी है. जब बच्चों ने उसकी नकल करके दिखाई तो हमें दिखाना है कि भाई कहाँ पर आपने गलत किया, कहाँ पर आपको जो है सुधार की यहाँ पर आवश्यकता है. तो इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं लाइक हाउ टू सॉल्व अ मैथ प्रॉब्लम. तो उसको सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, राइट, कि जो टीचर है प्रॉब्लम को बोर्ड पर लिखेगा, एक एक स्टेप को जो है अच्छे से जोर से आवाज़ में बच्चों को बताएगा. उसके बाद ऑब्जर्वेशन, तो स्टूडेंट यहाँ पर वॉच करेंगे और सुनेंगे केयरफुली. देन उसकी इमिटेशन करेंगे. द स्टूडेंट अटेम्प्ट टू सॉल्व अ सिमिलर प्रॉब्लम यूजिंग द सेम मेथड, राइट, कि जिस मेथड से मैंने यहाँ पर बोर्ड पर सिखाया है उसकी नकल करके बच्चे जो है एक सिमिलर क्वेश्चन करके दिखाएंगे, राइट. कि बस वैल्यूज चेंज हो जाती है ना, एक्स की जगह अगर 5 लिया तो बच्चों को एक्स की जगह 7 हम दे सकते हैं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, और फिर यहाँ पर फीडबैक देते हैं. तो ऐसा ही हमारा डेमोन्स्ट्रेशन में होता है. देन एप्लीकेशन, किसी स्किल को अगर हमें बच्चे के अंदर डालना है तो उसके लिए या कोई बिहेवियरल इंटरवेंशंस हमें बच्चे को देनी है तो वहाँ पर हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं. तो उदाहरण के लिए अगर मान लो किसी गणित की समस्या को हल करना सिखाना है तो मैं सेम प्रॉब्लम बच्चे को सिखा सकती हूँ बोर्ड पर x=3 लेकर, और वो सेम प्रॉब्लम बच्चे को मैं दे सकती हूँ x=5 लेकर, राइट, कि वो सेम स्टेप्स को फॉलो करेगा, उनकी नकल करेगा और ये प्रॉब्लम भी यहाँ पर सोल्व कर देगा, राइट. राइट. तो इसका अनुप्रयोग कहाँ पर होता है कि अगर कोई कौशल हमें बच्चे को सिखाना है तो वो हम इसे सिखा सकते हैं, या कोई व्यवहारिक हस्तक्षेप हमें करना है कि भाई बच्चे का व्यवहार उपयुक्त नहीं है तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज करना है, तो उसको भी हम व्यवहारिक हस्तक्षेप जो है इस मेथड से बच्चे के अंदर कर सकते हैं. देन प्रॉम्प्टिंग क्या होता है, इज द एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग क्यूज एंड हिंट्स टू एनकरेज द लर्नर टू परफॉर्म अ डिजायर्ड बिहेवियर, राइट. कि कोई डिजायर्ड बिहेवियर के लिए मैं थोड़ा थोड़ा हिंट यहाँ पर बच्चे को दे सकती हूँ कि आप ऐसे करो ऐसे करो. प्रॉम्प्ट्स आर यूज्ड टू असिस्ट द लर्नर इन रिस्पॉन्डिंग करेक्टली एंड आर ग्रेजुअली रिड्यूस्ड एज अ लर्नर गेन इंडिपेंडेंस, राइट. कि पहले मैं उसको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर हेल्प करूँगी, लेकिन जब बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो मैं वो सारी हेल्प वहाँ पर वापस दे दूँगी, फिर मैं उसको जो है हिंट या क्यूज़ यहाँ पर नहीं दूँगी, राइट. तो अगर हमें हेल्प करनी तो हम वर्बली कर सकते हैं कि बोलकर, ठीक है, कि व्हाट डू यू डू नेक्स्ट. तो इसमें मैं थोड़ा बोलकर उसको यहाँ पर क्यूज़ दे सकती हूँ कि आपको क्या करना है, ठीक है, दिखाकर कोई पिक्चर दिखाकर कि आप ये करोगे. फिजिकली मैं दे सकती हूँ, राइट, कि कैसे बच्चे को गाइड करना है, कि कैसे टास्क करना है, इस चीज़ को आपको उठाना है, वहाँ पर डालना है, या कोई जेस्चर सपोर्ट यहाँ पर हम दे सकते हैं, लाइक कि इंडिकेट करना है किसी चीज़ को कि आपको वहाँ पर उस चीज़ को उठाना है और उसको यहाँ पर रखना है. तो प्रॉम्प्टिंग से भी हम चीज़ों को सिखा सकते हैं, राइट. प्रॉम्प्टिंग मतलब संकेत देकर हम बच्चे को प्रोत्साहित कर सकते हैं
और उसको जो कार्य हमें सिखाना है उसको करने के लिए उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो इसमें जो संकेत है वो हम मौखिक तरीके से भी दे सकते हैं, उसको दिखाकर दे सकते हैं, शारीरिक तरीके से इशारा करके दे सकते हैं। किसी कार्य को पूरा करना तो हम हाथ से दिखा सकते हैं कि आपको उस साइड जाना है, वहाँ पर आपको क्यों मिलेगा, या हाव भाव संबंधी संकेत हम बच्चे को दे सकते हैं। जैसे और स्टेप्स क्या होते हैं हमारे प्रॉम्प्टिंग में, सबसे पहले हमें प्रॉम्प्ट का टाइप सिलेक्ट करना है कि भाई बच्चा किस तरीके से अच्छे से समझता है, कि वो देखकर वो समझ आता है एक बार में कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं, या हमें इसको बोल के बताना पड़ेगा, राइट। फिर उस प्रॉम्प्ट को अप्लाई करना है, फिर रीइंफोर्स करेक्ट रिस्पॉन्सेज, ठीक है। एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हमें देनी है ताकि जो लर्नर है उसमें करेक्टली रिस्पॉन्ड कर सके, और ग्रेजुअली जो है जो हमारे हिंट है उनको हमें कम करते रहना है। लाइक अगर हमें टीच करना है बच्चे को कि किसी क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है, तो सबसे पहले हम वर्बल सपोर्ट देंगे, राइट, कि व्हाट इज़ योर नेम, देन से योर नेम, राइट, योर नेम। तो वो वहाँ पर बच्चा थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा, उस चीज़ को अच्छे से बोल पाएगा। फिर हम जेस्चर यहाँ पर दे सकते हैं, द टीचर माइट पॉइंट आउट द चिल्ड्रन टू एनकरेज अ रिस्पॉन्स, राइट, कि आप बताइए, हम उसकी तरफ पॉइंट आउट करके भी बोल सकते हैं कि आपका नाम क्या है। देन फीडिंग, ग्रेजुअली द टीचर ओनली आस्क व्हाट इज़ योर नेम विदाउट एनी एडिशनल स्टेप, राइट, कि जैसे हम पहले बोल रहे थे से योर नेम, तो हम वो नहीं बोलेंगे, अब हम ग्रेजुअली वो सपोर्ट हटा देंगे जब बच्चों को आ गया है कि उनको कैसे किसी क्वेश्चन का आंसर करना है, राइट। तो संकेत देने के चरण क्या है कि सबसे पहले किस तरीके से हमें संकेत देना है, मौखिक रूप से, ठीक है, दृश्य सहायता देनी तो वो हमें देखना है, फिर संकेत को लागू करना है, फिर सही जो प्रतिक्रिया है उनको सुदृढ़ करना है कि भाई जब बच्चे अच्छे तरीके से इसको परफॉर्म करे जैसा हमें चाह रहे थे, तो उसको हमें सकारात्मक यहाँ पर प्रक्रिया देनी है। फिर जो संकेत है जब बच्चा अब खुद से करने ही लग गया, तो जो हमें हेल्प कर रहे थे उसको धीरे धीरे हमें कम कर देना है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हमें बच्चे को बोलना है कि आपको किसी प्रश्न का उत्तर कैसे देना है, तो यहाँ पर टीचर पूछेगा कि आपका नाम क्या है, फिर बोलेगा आपका नाम बताओ, राइट, कि मैं उसको थोड़ा और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि भाई अपना नाम बताओ। तो उसके बाद हाव भाव से मैं संकेत दे सकती हूँ कि पॉइंट आउट करके कि भाई आप बताओ आपका नाम क्या है, राइट। फिर उसके बाद हम धीमा हो सकते हैं, राइट, कि धीरे धीरे जब बच्चा यहाँ पर सीख जाता है कि उसे किसी क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, तो जो मैं हेल्प कर रही थी ना कि बार बार पूछ रही थी, तो वो मैं यहाँ पर कम कर दूँगी। तो इसकी एप्लीकेशन हम अपनी एकेडमिक लर्निंग में कर सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क है, किसी चीज़ को कंप्लीट करना है, राइट, तो रीडिंग के दौरान, तो यहाँ पर हम एकेडमिक में यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई स्किल अगर डेवलप करना है हमें बच्चे का, कोई डेली लिविंग स्किल है, कोई कम्युनिकेशन हेल्प है, तो वो हम सारी इस मेथड से जो है कर सकते हैं, राइट। तो इसका अनुप्रयोग क्या होगा कि जो शैक्षणिक शिक्षा है वो इस मेथड से हम बच्चों को सिखा सकते हैं, साथ ही साथ उसके अंदर अगर कोई कौशल का विकास करना है तो वो भी हम करा सकते हैं। Then next is fading. So fading is the gradual removal of prompts or support as a learner become more proficient in a skill of behavior. The goal of fading is to help the learner perform the desired behavior independently without relying on external cues, right? तो fading का मतलब होता है जैसे कम कर देना, right? तो सबसे पहले क्या करना है, हमें फुल सपोर्ट देना है बच्चे को ताकि बच्चा अच्छे से सीखे। फिर उस स्टॉप को जो सपोर्ट हमने दिया है, जो हम बीच बीच में तो आंसर हिंट दे रहे थे बच्चों को, उसको थोड़ा थोड़ा कम करते रहना, स्लोली डिक्रीज करना है, ठीक है। उसके बाद कि मॉनिटर इंडिपेंडेंस हमें देखना है कि जब हमने सपोर्ट हटा लिया तो अब बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस देखनी है कि अब हम उसको हिंट भी नहीं दे रहे हैं और क्या वो अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, राइट। और अगर अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है तो हम इसे कंप्लीट इंडिपेंडेंस यहाँ पर देंगे, हम उसको हिंट देना यहाँ पर जो है बंद कर देंगे। तो हमने क्या किया, पहले हिंट दिया था लेकिन बाद में जो है कम करते करते उसको बिल्कुल बंद कर दिया और बच्चे को इंडिपेंडेंट यहाँ पर हमने बना दिया। तो लुप्त होना जो कि फेडिंग है, तो इसमें यही है कि भाई धीरे धीरे जो बच्चे को हम पहले हेल्प करते गए कि वो ये चीज़ें करना सीख जाए, और उसके बाद हम हेल्प को हटाते गए ताकि बच्चा बिना किसी हेल्प की इस प्रॉब्लम को करना सीख जाए। तो इसके चरण क्या है कि सबसे पहले उसकी सहायता करनी है, फिर सहायता को कम करते रहना है, फिर सहायता को कम करके हमें देखना है कि क्या हमने सहायता कम कर दी, अब बच्चा अच्छे से कर पा रहा है अकेले इस चीज़ को, राइट। और अगर वो कर पा रहा है तो उसे पूर्ण स्वतंत्रता यहाँ पर दे देनी है ताकि बच्चा बिना किसी हेल्प के स्वतंत्र तरीके से उस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए, राइट। इसका एग्जाम्पल लाइक कोई मैथ की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप उसको सिखाएंगे, ठीक है, फिर हम उसको कम कर देंगे, राइट, कि स्टेप बाय स्टेप नहीं सिखाएंगे, पहला स्टेप बता के पूछेंगे कि भाई आगे क्या आने वाला है, ठीक है, बहुत मिनिमल से क्यूज देंगे। और उसके बाद जब वो प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख जाएगा तो हम उसको कुछ भी नहीं बताएंगे, उसको खुद ही प्रॉब्लम देंगे कि भाई इसको आप सॉल्व करके दिखाओ, राइट। तो किसी स्किल को मास्टरी करने के लिए ये चीज़ हम सिखा सकते हैं कि पहले बच्चों की हेल्प करें और फिर अपना जो है जो भी हम हेल्प कर रहे थे उसको हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर किसी गणित की समस्या को हल करना हमें बच्चे को सिखाना है तो पहले तो उसको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे कि भाई पहले स्टेप में ऐसे करो, सेकंड में ऐसे करो, थर्ड में ऐसे करो। फिर क्या करेंगे, हम जो सहायता दे रहे हैं उसको कम करेंगे कि हम ऐसे
बिल्कुल पूरा नहीं बताएंगे कि सेकंड स्टेप क्या करें, हम बोलेंगे कि आगे क्या होगा, हम बच्चे से ही पूछेंगे कि वो अपना माइंड यहाँ पर यूज़ करे। और उसके बाद जब बच्चा उस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा तो उसको स्वतंत्र यहाँ पर हम रहने देंगे कि भाई उसको कोई भी हेल्प हम नहीं देंगे। उस छात्र को जो प्रॉब्लम वो खुद सॉल्व कर पा रहा है तो या नहीं कर पा रहा है वो हम चेक करेंगे, उसको पूरी स्वतंत्रता यहाँ पर देंगे। और फिर इसका अनुप्रयोग, इस चीज़ को यूज़ कहाँ पर कर सकते हैं, अगर कोई कौशल अगर हमें बच्चे के अंदर डालना है कि वो भाई स्वतंत्र रूप से इस चीज़ को करने में माहिर होना चाहिए, तो हम यहाँ पर इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। देन रीइंफोर्समेंट आता है। सो इट इज़ अ बिहेवियरल स्ट्रेटजीज राइट टू यूज टू इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ डिसाइड बिहेवियर, राइट, कि हम रिपीट कर करके किसी कोई बिहेवियर है जो बच्चों के अंदर डालना चाह रहे हैं, तो तब वहाँ पर रीइंफोर्समेंट यूज़ होगी कि पॉजिटिव या नेगेटिव रिवॉर्ड हम इसको दे सकते हैं। इट स्ट्रेंथन्स द एसोसिएशन बिटवीन बिहेवियर एंड रीइंफोर्समेंट, राइट, कि अगर कैसे जैसे किसी बच्चे ने अच्छी हैंड राइटिंग ली है तो उसको रेनफोर्स करेंगे, उसके लिए क्लैपिंग कराएंगे, राइट, तो बच्चे को लगेगा कि भाई हाँ ये चीज़ मैंने अच्छी की है तो मुझे ऐसे ही करनी है। लेकिन अगर कोई बच्चा अच्छे से नहीं करता, हम उसको डांट लगाते हैं तो उससे नेगेटिव रेनफोर्समेंट देते हैं, हम उस बच्चे को बताते हैं कि भाई ये चीज़ जो है अच्छी नहीं है। तो ये बेसिकली रेनफोर्समेंट होती है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप की होती है कि अगर वो डिज़ायरेबल आउटकम देता है तो यहाँ पर हम उसको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देंगे कि भाई आपने अच्छा किया। लेकिन जो चीज़ हम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, राइट, कोई ऐसी एक्टिविटी बच्चे ने करी है तो हम उसको नेगेटिव रेनफोर्समेंट देंगे ताकि बच्चे के थोड़ा ऐसा लगे कि भाई ये उसने गलत किया और आके इस चीज़ को वो इम्प्रूव करे, राइट। तो सुदृढ़ीकरण में यही करना है कि जो बच्चा अगर कोई अच्छी चीज़ करता है तो उसको हमें क्लैपिंग करा सकते हैं कि भाई आपने अच्छा किया, ताकि वो उसको बार बार रिपीट करे। अगर फर्स्ट आ रहा है हमने उसको प्राइज़ दिया तो ये प्राइज़ हमारा सुदृढ़ीकरण ही है कि भाई वो बच्चे को आगे मोटिवेट करता है कि मुझे आगे भी फर्स्ट ही आना है। और अगर नकारात्मक है, राइट, कि कोई बच्चा अच्छे से नहीं कर रहा है तो उसको हम उसको थोड़ा डांट सकते हैं यहाँ पर ताकि वो इस बिहेवियर को दोबारा यहाँ पर रिपीट ना करे। देन स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले तो डिजायर्ड बिहेवियर यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा बिहेवियर बच्चे के अंदर होना चाहिए। अप्रोप्रिएट रेनफोर्समेंट यहाँ पर, राइट, कि देखना पड़ता है कि भाई बच्चे को कैसे रेनफोर्समेंट यहाँ पर हम दें, कि छोटा बच्चा है तो वो क्लैपिंग से या टॉफी से खुश हो जाएगा, बड़ा बच्चा है तो थोड़ा उसको ज़्यादा रेनफोर्समेंट यहाँ पर देनी पड़ेगी, राइट। देन प्रोवाइड रेनफोर्समेंट इमीडिएटली, कि जब भी बच्चा टास्क कर रहा है, मान लो कोई स्पॉट है, इवेंट है, वहाँ पर बच्चा जीत गया है तो उसको इमीडिएटली हमें रेनफोर्समेंट देनी है। एंड देन मॉनिटर एंड एडजस्ट, हमें ऑब्जर्व करना है कि जो भी हमने रेनफोर्समेंट दी थी बच्चे को उसका बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है और उसका डिजायर्ड इफेक्ट यहाँ पर कैसे मेंटेन हो रहा है, कैसे उस रेनफोर्समेंट से इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो जो सुदृढ़ीकरण का चरण है कि सबसे पहले तो हमें देखना है कि भाई कौन सा व्यवहार बच्चे के अंदर आना चाहिए, कि भाई सभी की अच्छी हैंड राइटिंग होनी चाहिए। उसके लिए उपयुक्त सुदृढ़ीकरण क्या है कि हमें बच्चों को बताना है कि जो बच्चे अच्छी हैंड राइटिंग कर रहे थे उनको हम पेन गिफ्ट कर सकते हैं, उनके लिए क्लैपिंग करा सकते हैं, राइट। और तुरंत सुदृढ़ीकरण प्रदान करना है। लाइक हमने कोई ऐसे बच्चे से लिखवाया तो बच्चा आएगा तो तभी हमें इसके लिए क्लैपिंग करानी है कि भाई देखो कितनी अच्छी हैंड राइटिंग इसने लिखी है। और उसके बाद निगरानी करनी है और समायोजित करना है कि ऐसा ना हो कि भाई बच्चे ने पॉजिटिव रेनफोर्समेंट लेकर उसकी हैंडराइटिंग खराब होने लगी हो, तो हमें उसकी निगरानी भी करते रहना है कि हम उसको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दे रहे हैं तो उसको बार बार थोड़ा जो ज़्यादा है इम्प्रूव करे वो अपनी स्टडीज़ में, राइट। तो एग्जाम्पल के लिए अगर कोई होमवर्क कंप्लीट करके ला रहा है तो हम उसको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दे सकते हैं कि भाई आप ना थोड़ा ज़्यादा आपको खेलने का टाइम मिलेगा। और जिन बच्चों का होमवर्क नहीं हुआ है वो बच्चे क्लास में बैठकर अपना होमवर्क करेंगे, राइट, तो ये हमारी रेनफोर्समेंट हो जाएगी। इसको हम अपनी क्लासरूम मैनेजमेंट में या कोई बिहेवियरल इंटरवेंशन है वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो जैसे कि होमवर्क अगर कोई बच्चा करके नहीं आया है तो उसको हम बोलेंगे कि भाई आप क्लास में बैठ के काम करो, और जो बच्चा करके आए तो उसको बोलेंगे कि आप यहाँ पर इस पीरियड में खेल सकते हो। तो वहाँ पर बच्चों को जो है ये मिलेगा कि भाई अगर आप काम करते हो तो आपको खेलने का टाइम ज़्यादा मिलेगा, लेकिन अगर आप काम करके नहीं आओगे तो आपको वहाँ पर बैठकर भी काम करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, इस चीज़ का उपयोग हम कहाँ पर कर सकते हैं, कक्षा प्रबंधन में कर सकते हैं या कोई व्यवहारिक हस्तक्षेप है वहाँ पर हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। देन रोल प्ले मेथड होता है। सो रोल प्ले इन्वॉल्व्स एक्टिंग आउट स्पेसिफिक सिनेरियोज रोल्स टू प्रैक्टिस स्किल, एक्सप्लोर सिचुएशंस एंड डेवलप अंडरस्टैंडिंग, राइट, कि किसी चीज़ को हम उसके रोल में जाकर उसको सीख रहे कि क्या स्किल्स होते हैं। इट हेल्प्स लर्नर अप्लाई थियोरेटिकल नॉलेज इन प्रैक्टिकल रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट एंड एनहांस सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल, राइट। तो ये हमारा जो प्रैक्टिकल चीज़ें उनको रियल लाइफ में
कैसे हम इन्वॉल्व करें, यहाँ से ये सीख जाते हैं। तो सबसे पहले क्या सिनेरियो है, किसको हमें प्ले करना है वो हमें देखना है। फिर रोल्स असाइन करने की, भाई हर पार्टिसिपेंट को आपको क्या बनना है, आपको किस चीज़ का रोल करना है। फिर हमें रोल को कंडक्ट करना है और फिर उसको हमें डिस्कस करना है, राइट, कि क्या हमने इस रोल से सीखा, क्या क्या सिचुएशंस थी, कौन कौन सी हमारी स्ट्रेटजीज यहाँ पर थी। तो रोल प्ले में हम किसी चीज़ का रोल यहाँ पर प्ले करते हैं ताकि उन चीज़ों को व्यवहारिक तरीके से हम अच्छे से सीख सकें। तो सबसे पहले क्या प्रदर्शित करना है, कौन सा रोल प्ले करना, हमें वो चूज़ करना है। उसके बाद किसको कौन सी भूमिकाएं मिलेगी कि भाई आपको ये बनना है, आपको ये बनना है, वो हमें चूज़ करनी है। फिर रोल प्ले को हमें संचालन करना है, सभी बच्चों को अभिनय देना है, दिशा निर्देशों का पालन करना है और उसके बाद उस रोल प्ले के ऊपर हमें विवरण करनी है, यहाँ पर चर्चा करनी है कि इससे हमने यहाँ पर क्या सीखा, राइट। एग्जाम्पल, टीचिंग कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन बच्चे को सिखाना है। तो यहाँ पर हम एक सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर दो बच्चे जो है डिसएग्रीमेंट है, ठीक है, लड़ाई कर रहे हैं यहाँ पर आपस में। तो इसमें रोल क्या होगा, वन स्टूडेंट प्लेज अ रोल ऑफ चाइल्ड हु वांट टू शेयर, ठीक है। इसमें एक बच्चा तो शेयर करना चाह रहा है, तो एक ऐसा रोल हम यहाँ पर लेकर आ सकते हैं कि एक बच्चा शेयर करना चाह रहा है लेकिन एंड द अदर प्लेज अ चाइल्ड हु इज रिलक्टेंट टू शेयर, लेकिन दूसरा बच्चा शेयर नहीं करना चाह रहा। तो एक एक्टिविटी यहाँ पर करा सकते हैं, स्टूडेंट्स एक्ट आउट द सिनेरियो प्रैक्टिसिंग नेगोशिएशन एंड कम्युनिकेशन टेक्निक, राइट। तो वहाँ पर बच्चा जो खेलना चाह रहा है, शेयर करना चाह रहा है, वो काम आपस में बात कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं कि कोई नहीं, आप थोड़ी देर तक मुझे अपना टॉय दे दो, मैं आपको दे दूंगा, हम साथ में खेल लेंगे, ऐसा हो जाएगा, ठीक। उसको फिर डीब्रीफ करना है कि भाई जब हमने कॉन्फ्लिक्ट, पहले तो दोनों खेलना नहीं चाह रहे थे, डिसएग्रीमेंट था, लेकिन जब उन्होंने बात की, नेगोशिएशन की, तो देखो दोनों कितने खुश है, दोनों को दोनों टॉयज भी मिल गए और अच्छे से खेल भी लिए। तो फिर इस चीज़ को डिस्कस करना है कि कैसे पार्टिसिपेंट को यहाँ पर फील हुआ, क्या क्या स्ट्रेटजीज हमने यहाँ पर यूज़ की, राइट। तो कोई सोशल स्किल अगर बच्चे में डालना है या कोई प्रोफेशनल डेवलपमेंट हमें बच्चे में करनी है, तो भी हम रोल प्ले मेथड से उसमें जो है बच्चे के अंदर ये चीज़ें डाल सकते हैं, राइट। तो हम जैसे उदाहरण के लिए संघर्ष समाधान अगर हमें सिखाना है तो हम जैसे सिखा सकते हैं कि भी दो बच्चे हैं और वो उनके पास खिलौने हैं, लेकिन वो ना एक दूसरे के साथ सहमत नहीं है कि हम अपना खिलौना देकर खिलाएंगे। लेकिन हमने फिर भूमिकाएं दी, एक एक्ट प्ले कराया कि उसमें एक बच्चा तो सोच रहा है कि भाई मैं तो दे दूंगा अपना टॉय, ये साथ वाला अगर मुझसे खेले तो, लेकिन दूसरा बच्चा नहीं देना चाह रहा। तो फिर क्या किया, उस पहले बच्चे ने उससे थोड़ी बात की कि कोई नहीं भैया, आप मुझे खेल ले दो, मैं भी आपको अपना टॉय दे दूंगा। और बातचीत के माध्यम से क्या हुआ कि वो दोनों एक दूसरे के साथ खेलने लग गए, राइट। तो अब क्या हुआ, इसका विवरण हमें बच्चों को देना कि देखो भाई, आप बात करोगे, अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन करोगे तो आपको दोनों टॉयज भी मिल गए, अच्छे से आपने खेला। तो फिर उस पर हमें जो है चर्चा करनी है। अब इस मेथड का अनुप्रयोग हम किसी सामाजिक कौशल को लेने के लिए भी कर सकते हैं कि अगर बच्चों के अंदर कोई सामाजिक कौशल हमें डेवलप करना है या कोई पेशेवर विकास अगर बच्चों के अंदर डेवलप करना है, तो उसके लिए भी हम रोल प्ले मेथड का यूज़ कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज आर डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ TLM फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबल स्टूडेंट, राइट। तो कि कैसे हम जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रिपेयर करेंगे एक इंटेलेक्चुअल डिसेबल स्टूडेंट के लिए। तो डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल फॉर इंडिविजुअल्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ इन्वॉल्व क्रिएटिंग रिसोर्सेज दैट आर टेलर टू देयर यूनिक नीड्स एंड स्ट्रेंथ, राइट। तो हमें उनकी जो यूनिक नीड्स है, स्ट्रेंथ है, उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है अपना मटेरियल यूज़ करना है। इफेक्टिव मटेरियल शुड बी एंगेजिंग, एक्सेसिबल एंड डिजाइंड टू अकोमोडेट डिफरेंट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एंड सेंसरी एबिलिटीज, राइट। कि उनके जो डिफरेंट लेवल्स हैं यहाँ पर कॉग्निटिव और सेंसरी एबिलिटीज़ के, उनको हम टैकल कर सकें। तो ऐसा जो है मेथड हमें यूज़ करना है। सबसे पहले क्या करना है, जो लर्नर की नीड है हमें उसको समझना है। तो उसको समझने के लिए हम असेसमेंट करेंगे कि भाई बच्चा किस तरीके से समझ रहा है, क्या उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, क्या उसका लर्निंग स्टाइल है, कौन से उसके स्ट्रेंथ के एरियाज है, कहाँ पर उसको डिफिकल्टी होती है। फिर एक गोल सेट करेंगे हम क्लियर, ठीक है। उसके लिए जो IEP हमने बनाया है उसके अकॉर्डिंग उसके असेसमेंट का रिजल्ट देखेंगे कि भाई किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, क्या स्ट्रैटेजीज हमें यूज़ करनी है। देन कोलैबोरेशन करेंगे जो उसके केयर गिवर्स है, थेरेपिस्ट है, एडुकेटर्स है, कि ताकि एक इंसाइट ले सके कि भाई उस बच्चे की क्या नीड है, क्या प्रेफरेंसेस है, किस तरह का जो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल हमें उस बच्चे के लिए प्रिपेयर करना है। तो IED के लिए जो TLM है उसका प्रयोग कैसे करना है, ठीक है, और कैसे बनाना है वो हमें देखना है। तो बौद्धिक विकलांगता वाले बच्चे हैं तो उनके लिए अगर हमें कोई टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाना है तो हमें सबसे पहले देखना है कि भाई बच्चा कैसा है, किस तरीके से समझ रहा है, कौन सी चीज़ें अच्छे से समझ पा रहा है, कहाँ पर इसको परेशानी हो रही है, राइट। तो उन सबको एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाने से पहले हमें इसकी जो ज़रूरतें हैं उसको समझना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें इसका मूल्यांकन करना पड़ेगा ताकि जो उसकी क्षमताएं हैं, किस शैली से वो सीख रहा है, कौन से एरियाज़ में वो अच्छे से कर पा रहा है, कौन से जो एरियाज़ है वहाँ पर उसको कठिनाई हो रही है। तो ये सब हमें देखना है। फिर एक लक्ष्य निर्धारित करना है हमें, राइट, कि जो भी उसकी IEP है उसके अकॉर्डिंग
हमें उसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित करना है कि क्या चीज़ें सिखानी है और किस तरीके से सिखानी है। फिर उसके बाद सहयोग लेना है, जैसे जो भी शिक्षार्थी की मदद करता है, कि कोई टीचर है, चिकित्सक है, शिक्षक है, तो उनसे हम पूछ सकते हैं कि भाई बच्चे की क्या क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या क्या वीकनेसेस है, किस तरीके से हम इस बच्चे को ज़्यादा अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं। देन अब हमें जो है एक अच्छा टीचिंग मटेरियल यूज़ करना है। तो अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि एक अच्छा इफेक्टिव टीचिंग मटेरियल जो है कैसे बनता है। तो सबसे पहले सिंप्लिसिटी उसमें होनी चाहिए, राइट, कि क्लियरली जो हम सिखाना चाह रहे हैं वो उस बच्चे को सिखा पाए। क्लियर, सिंपल और ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। देन उसमें विजुअल सपोर्ट भी होना चाहिए कि इमेजेस, सिंबल्स या डायग्राम्स होनी चाहिए ताकि हम दिखा के बच्चों को अच्छे से सिखा सकें। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी होने चाहिए, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए ताकि बच्चे को जो है मल्टीपल सेंसेस उसके यूज़ कर सके, सेंसरी मटेरियल या इंटरेक्टिव एलिमेंट बच्चे को प्रोवाइड कर सके। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक ऐसा कंसिस्टेंट फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रक्चर होना चाहिए मटेरियल्स में, ताकि जो कंटेंट है उसको हम बच्चे को आसानी से समझा पाएँ। कंसिस्टेंसी इन विजुअल क्यूज़ एंड लैंग्वेज सपोर्ट लर्निंग, राइट, और जो विजुअल क्यूज़ हैं वो वहाँ पर कंसिस्टेंट होनी चाहिए, जो लैंग्वेज है वो वहाँ पर अच्छी जो है जो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। देन रेनफोर्समेंट, इंक्लूडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रेनफोर्समेंट एंड प्रैक्टिस मटेरियल शुड प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक एंड एनकरेजमेंट टू मोटिवेट लर्नर्स, राइट। तो वहाँ पर जो है रेनफोर्समेंट भी होनी चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज़ तो वो दे ही रहे, साथ में प्रैक्टिस मटेरियल भी होना चाहिए ताकि हम इमीडिएट फीडबैक जो है बच्चों को उसके बाद उस असेसमेंट से दे पाएँ, ठीक है। तो प्रभावी शिक्षण सामग्री की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए कि वो सरल होना चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, आसानी से समझी जाए। दृश्य सहायता उसमें होनी चाहिए कि छवि या प्रतीक होनी चाहिए ताकि दिखाकर हम बच्चों को अच्छे से सिखा सके, ठीक है। हाथों से करने के एक्सपेरिमेंट भी वहाँ पर होने चाहिए जिससे बच्चे जो है अपनी सारी संवेदनाओं को यूज़ करके एक्सपेरिमेंट करके सीख सके। संगति वहाँ पर होनी चाहिए, मतलब कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि जो ऐसा नहीं कि भाई एक बार तो 4-5 इमेजेस में समझाया, आगे इमेजेस ही नहीं रहे, वो कंसिस्टेंट वहाँ पर होनी चाहिए दृश्य संकेत जो भी हमारे हैं। और उसके बाद सुदृढ़ीकरण के लिए भी अभ्यास के अवसर होने चाहिए कि एक पहले चैप्टर था, उसके बाद अभ्यास के लिए कोई क्वेश्चन भी होना चाहिए ताकि वो हम बच्चे से करा सके और बच्चे को फीडबैक दे सके, हमें पता चल सके कि भाई बच्चे को कितना समझ में आ रहा है और कितना समझ में नहीं आ रहा है, राइट। तो टाइप्स क्या हैं यहाँ पर टीचिंग मटेरियल के, कि एक तो विजुअल सपोर्ट हो गया, इसके लिए हम पिक्चर कार्ड यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर या सिंबल जो भी हमारे कंसेप्ट को दिखाते हैं, राइट, या कोई डेली स्केड्यूल को दिखाते हैं। देन चार्ट्स और डायग्राम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, फ्लो चार्ट हो गया, डायग्राम हो गया, जो किसी प्रॉब्लम को या किसी बड़ी जो कंसेप्ट उसको डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सिखा रहे हैं। देन सेंसरी मटेरियल्स हम यूज़ कर सकते हैं, कुछ मैनिपुलेटिव्स हम यूज़ कर सकते हैं जैसे कि पजल्स हो गया, बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गया या सेंसरी बिन्स हो गया, ठीक है, ताकि बच्चे उनसे खुद जो है टच करके उनको सीख सके। देन सेंसरी एड्स हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं सेंसरी मटेरियल्स में। यूज़ मटेरियल्स दैट स्टिमुलेट डिफरेंट सेंसेस, लाइक जैसे सेंटेड मार्कर्स हम यूज़ कर सकते हैं, टेक्सचर पेपर या साउंड प्रोड्यूसिंग टॉयज जो है बच्चों को सेंसरी एक्सपीरियंस देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो शिक्षण सामग्री के प्रकार में सबसे पहले आती है दृश्य सहायता, जिसमें हम चित्र कार्ड बच्चों को दिखा सकते हैं, राइट, कि कोई दिनचर्या है, जैसे हैंड वॉश करना है तो उसके लिए एक चार्ट हम दिखा सकते हैं बच्चे को कि कैसे हैंड वॉश करना होता है। कोई प्रतीक दिखा सकते हैं, चार्ट या आलेख है, कोई प्रॉब्लम है बड़ी, उसको छोटे छोटे स्टेप्स में क्या क्या पार्ट्स हैं, कोई चार्ट या आलेख दिखा सकते हैं। फिर संवेदी सामग्री हम दिखा सकते हैं कि कोई मैनिपुलेटिव, जैसे कोई भौतिक वस्तु प्रदान करना जिन्हें छात्र जो है छू सके, उन्हें हेर फेर कर सके, जैसे कि कोई पहेली हम दे सकते हैं कि भाई इस पहेली को सॉल्व करो, कोई बिल्डिंग ब्लॉक अगर आपको बना के दिखाना है तो ऐसे मैनिपुलेटिव हम यूज़ कर सकते हैं अपनी सामग्री में। कोई संवेदी सहायता, राइट, कि जैसे कोई मार्कर जिसमें से सुगंध आती हो वो हम यूज़ कर सकते हैं ताकि बच्चे को पता चले कि जो है उसको उसकी सूंघने की जो शक्ति यहाँ पर यूज़, संवेदना यूज़ हो। बनावट वाले कागज़ दे सकते हैं जिस पर वो बनाकर उसको छूकर जो है स्पर्श करके समझ सके। ध्वनि उत्पन्न करने वाले खिलौने दे सकते हैं ताकि जो उनकी संवेदी सहायता यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए। नेक्स्ट हम जो है एक्टिविटी इंटरेक्टिव मटेरियल में एक्टिविटी किट्स दे सकते हैं जिनके साथ एक्टिविटी और हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस करके वो सीख सके। डिजिटल टूल्स दे सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो उनकी हेल्प कर सके, लाइक स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर हो गया, टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर हो गया, राइट। अडेप्टेड टेक्स्ट दे सकते हैं, सिंप्लीफाइड टेक्स्ट जैसे कि लार्ज फॉन्ट हो, क्लियर लेआउट हो तो वो हम उनको दे सकते हैं। ऑडियो बुक उनको दे सकते हैं अगर वो देख नहीं पा रहे अच्छे से, तो कि हर चीज़ उनको ऑडियो बुक में यहाँ पर मिल जाए, राइट। तो इंटरेक्टिव सामग्री में हम गतिविधि किट दे सकते हैं जिससे बच्चे खुद करके चीज़ों को सीख पाएँ। डिजिटल उपकरण जैसे कोई सॉफ्टवेयर दे सकते हैं कि जो उनकी बातचीत को जो है
लिखित भाषा में कन्वर्ट कर सके या लिखित भाषा को जो है ऑरली जो है बोलकर बता सके। देन अनुकूलित पाठ के लिए हम सरलीकृत पाठ यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि भाई जिसमें फ़ॉन्ट बड़े बड़े हों, बोल्ड हों, पढ़ने की सामग्री अच्छी हो, शब्दावली सीधी हो, तो ऐसे सरलीकृत पाठ हम यूज़ कर सकते हैं। ऑडियो पुस्तकें यूज़ कर सकते हैं ताकि जो श्रवण के माध्यम से बच्चे सीखते हैं वो उन चीज़ों को आसानी से सीख पाएँ, राइट। अब स्ट्रेटजीज़ क्या है जो भी हम टीचिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, तो इंडिविजुअलाइजेशन होना चाहिए कि भाई बच्चे का पता होना चाहिए कि भाई लर्नर की प्रेफरेंस क्या है, उसी तरीके से टेलर मटेरियल हमें यूज़ करना है। स्कैफोल्डिंग लर्निंग हमें यूज़ करनी है कि भाई ग्रेजुअली हम उसको थोड़ा थोड़ा सपोर्ट देंगे और फिर उस सपोर्ट को हटाएंगे ताकि बच्चा इंडिविजुअली उस टास्क को कर पाए, राइट। एंगेजमेंट होनी चाहिए कि बच्चे को इंटरेस्ट वहाँ पर आना चाहिए और जो लर्निंग है वो इंटरेक्टिव होनी चाहिए, राइट, कि बच्चा एक्टिव रहे और चीज़ों को इंटरेक्टिव तरीके से सीखे, अच्छी अटेंशन होनी चाहिए, अच्छा पार्टिसिपेशन उसका होना चाहिए। तो शिक्षण सामग्री का उपयोग करते इसमें क्या रणनीतियाँ होनी चाहिए कि वो व्यक्तिगतकरण होनी चाहिए पहले, कि जिस बच्चे को मैं सिखा रही हूँ वो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि उसकी क्या प्रेफरेंस है, तो सामग्री को उसके अनुरूप हमें अनुकूलित करना है उस बच्चे के अकॉर्डिंग, ठीक है। साथ ही साथ उसकी स्कैफोल्डिंग लर्निंग करानी है, अगर उसको कोई हेल्प देनी है तो वो हम देंगे, फिर धीरे धीरे इसको हटाएंगे ताकि बच्चा खुद से उस चीज़ को करने में समर्थ हो जाए। फिर संलग्नता यहाँ पर होनी चाहिए कि भाई बच्चे का जहाँ पर इंटरेस्ट है उसको हमें शामिल करना, कि भाई बच्चे को इस तरीके से सीखने में इंटरेस्ट आता है तो वो चीज़ हमें यहाँ पर सीखनी है। और लर्निंग जो है इंटरेक्टिव होनी चाहिए कि बच्चा भी वहाँ पर बढ़ चढ़कर जो है भागीदारी ले रहा है, वो भी एक्टिविटीज़ करके उस चीज़ को सीखना चाह रहा है, राइट। देन रेनफोर्समेंट हम देंगे, इमीडिएट फीडबैक देंगे जब, ठीक है, बच्चे को जब भी हम मटेरियल दे रहे हैं तो उसको इमीडिएट फीडबैक देंगे कि उसने क्या सीखा है, कहाँ पर उसकी कमी रहेगी, किस चीज़ को वो बहुत अच्छे तरीके से सीख रहा है, और पॉजिटिव रेनफोर्समेंट हम उसको प्रोवाइड करेंगे, उसको प्रेज करेंगे ताकि उसके अंदर एक पॉजिटिव बिहेवियर अचीवमेंट का आ सके, राइट। देन सुदृढ़ीकरण हमें करना है, तत्काल प्रतिक्रिया देनी है, जब भी कोई चीज़ें सीखेगा तो तत्काल हमें इसको प्रतिक्रिया देनी है कि भाई आपको इस एरिया में थोड़ा सा ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, ये आपने बहुत अच्छा किया है। और एक सकारात्मक जो है सुदृढ़ीकरण हमें बच्चे के लिए करना है ताकि उसकी प्रशंसा करनी, ताकि वो आगे भी जो है बढ़ चढ़ कर एक सकारात्मक व्यवहार उसका खुद के प्रति भी रहे कि उसने कुछ अचीव यहाँ पर किया है, एक पुरस्कार उसे देना है, राइट। देन एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, टीचिंग मटेरियल जो है विजुअल स्केड्यूल यूज़ कर सकते हैं कि जैसे डेली का रूटीन है तो उसके लिए हम कोई चार्ट दिखा सकते हैं, ब्रश कर रहा है कोई बच्चा कैसे ब्रश करना है। कम्युनिकेशन बोर्ड यूज़ कर सकते हैं, राइट, जो रिप्रेजेंट करते कोई कॉमन वर्ड्स, फ्रेजेस या नीड्स, तो ये भी हेल्प कर सकता है लर्नर्स को जिनके पास लिमिटेड वर्बल कम्युनिकेशन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को सीख सके। सेंसरी बिन यूज़ कर सकते हैं, कोई कंटेनर, ठीक है, जिसमें हमारी सैंड वाटर बीड्स हो गया, राइस सेंसरी बिन्स हो गए, ताकि जो उनको अगर छू कर किसी चीज़ को एक्सपीरियंस लेकर सीखना है तो वो वहाँ पर भी खेल कर उन चीज़ों से सीख सकें, राइट। तो शिक्षण सामग्री के अगर उसमें उदाहरण देखने हैं तो देखने में हम यूज़ कर सकते हैं कि भाई कोई चार्ट, जैसे कि कोई बच्चा दांत साफ़ करे तो कैसे दांत साफ़ करने हैं वो वहाँ पर हम शो कर सके ताकि बच्चे सीख सके, ठीक है। संचार बोर्ड यहाँ पर हम सीख सकें लगा सकते हैं जिस पर डिफरेंट वाक्य लिखे हों, ताकि जिन बच्चों के पास सेंटेंस ही बहुत कम है, ठीक है, वर्बली वो मतलब एक दो तरीके से चीज़ों को बोलते तो वो डिफरेंट तरीक़ों से सीख सकें, उन चीज़ों को बोल पड़े, तो संचार बोर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। संवेदी बिन हम यूज़ कर सकते हैं, राइट, कि एक बॉक्स जिसमें बहुत सारे हमारी एक्टिविटी के लिए जो है ऐसे ही संवेदी खिलौने होते हैं, जैसे रेत हो गया, पानी की बूंदें, चावल जैसी सामग्री से भरा कंटेनर जिससे हम स्पर्श करके चीज़ों को सीख सकते हैं, एक्टिविटीज़ यहाँ पर कर सकते हैं, राइट, कि जैसे चावल के अब गिनते सिखाने तो आप सिखा सकते हैं कि ये चावल के दाने हैं, इनको एक साइड रखते जाओ, फिर इनको काउंट करो, जिससे संवेदी तरीके से वो उस चीज़ को छू कर यहाँ पर अपनी जो है चीज़ों को सीख सकते हैं। देन मैचिंग गेम हम करा सकते हैं कि भाई जो सेम चीज़ें हैं उनको मैच करो, ताकि वोकैबुलरी है, ठीक है, कि भाई ये प्लांट है तो एक में प्लांट की फ़ोटो होगी, दूसरे में नाम लिखा होगा, तो मैचिंग गेम से हम उनकी वोकैबुलरी भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करा सकते हैं। कोई इंटरेक्टिव ऐप यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, तो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें, उनको फीडबैक दे और एक विजुअल सपोर्ट यहाँ पर यूज़ दे, ठीक है। तो मिलान खेल भी हम यहाँ पर बच्चों से करा सकते हैं कि एक यहाँ पर है जो है फ्लावर बना हुआ है और एक यहाँ पर फ्लावर लिखा हुआ है, ठीक है, तो दो कार्ड हैं, तो उनको जैसे बहुत सारे कार्ड होंगे तो उनको मैच करना है कि भी फ्लावर ये है, राइट। देन इंटरेक्टिव ऐप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें, इनको दृश्य सहायता दे और एक तत्काल प्रतिक्रिया उनको जो है प्रदान कर सके। देन
इवैल्यूएशन करनी है, हमें एडजस्टमेंट करनी है जो भी हमने टीचिंग लर्निंग मटेरियल दिया है. रेगुलरली इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल बाय ऑब्जर्विंग हाउ लर्नर्स इंटरेक्ट विद देम एंड वेदर दे आर मीटिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और नॉट, राइट. कि भाई जो हमने टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ कर रखा है उससे क्या जो बच्चों को हम सिखाना चाह रहे थे वो चीज़ें डेवलप हो रही है नहीं हो रही, तो हमें उसके रेगुलरली जो है फीडबैक लेनी है. सो बाय डेवलपिंग एंड यूजिंग वेल डिजाइन टीचिंग मटेरियल्स, एजुकेटर्स कैन क्रिएट सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट दैट accommodates the need of learners with intellectual disabilities, फोस्टर्स एंगेजमेंट एंड प्रमोट स्किल डेवलपमेंट, राइट. क्योंकि अगर हम अच्छा एक एनवायरनमेंट बच्चे को देंगे, अच्छा टीचिंग लर्निंग मटेरियल हमने प्रोवाइड किया है, तो हम जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, बच्चे की समझ है, उसको भी ज़्यादा अच्छे से उसकी हेल्प कर पाएंगे, उसके स्किल्स को जो है हम प्रमोट कर पाएंगे, राइट. तो उसके बाद जो है हमें मूल्यांकन करना है और समायोजन करना अपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल का कि जो हमने दिया है वो उसकी हेल्प हो रही है, उसमें कहीं चेंजेस करने या नहीं करने. और अगर हमने अच्छे तरीके से वो यहाँ पर बच्चों को दिया है तो बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा वातावरण वहाँ पर उनको मिल जाएगा, उनके विकास को यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा. So we have done with the unit, and if you like our content you can subscribe to our channel for more tutorials related to your B.Ed special education and your special education teacher journey. So see you in the next video. Till then, namaskar.